ये कहानी एक ऐसे लड़के के इर्द गिर्द घूमती है जो न सिर्फ कमजोर है बल्कि पूरी तरह से कंगाल भी है। गुंडों को उसे तंग करने में बड़ा मजा आता है और जिस अमीर लड़की से वो प्यार करता है वही उसे सबसे ज्यादा नफरत करती है। सच कहें तो वो उसकी गरीबी को हिकारत की नजर से देखती है। लेकिन यह सब एक दिन अचानक बदल जाता है जब एक रहस्यमयी वायरस इंसानों को मांसखोर जॉम्बीज में बदलने लगता है। कुछ ही वक्त में पूरी दुनिया एक पोस्ट अपोकैलिप्टिक खेल का मैदान बन जाती है जहां हर किसी को अपनी जान खुद ही बचानी पड़ती है। अब किसी के पास कितना पैसा है इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। पैसे अब बस कागज के बेकार टुकड़े बन चुके हैं। और किस्मत देखो, वही लड़की आना जो कभी हमारे गरीब हीरो को नीचा दिखाने में मजा लेती थी, अब उसी के साथ रहना चाहती है ताकि अपनी जान बचा सके। लेकिन इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़ें, चलिए शुरुआत में लौटते हैं ताकि पूरी कहानी का सही संदर्भ मिल सके। एक आम गर्मी की सुबह है। एक छोटे से अपार्टमेंट के कमरे में हमारा नायक मिंजून रहता है। लगता है भाई ने बीती रात गेम्स खेलते हुए जमकर मस्ती की है क्योंकि उसका कंप्यूटर अब भी ऑन है। वो गहरी नींद में सोया हुआ है, लेकिन उसकी ये शांति फोन के अलार्म की तेज आवाज से टूट जाती है। जैसे कि हमेशा होता है, अलार्म की आवाज बेहद परेशान करने वाली है। मिंजून खुद को किसी तरह मजबूर करता है कि फोन उठाकर वो आवाज बंद करे। स्कूल भी जाना है तो बेमन से बिस्तर छोड़ता है। किचन में जाकर देखता है तो फ्रिज पर माँ का एक नोट चिपका हुआ मिलता है, आज खुद खाना बना लेना, मैं काम पर जा चुकी हूँ। थोड़ी देर बाद वो स्कूल यूनिफॉर्म पहनता है और अपने अंधेरे से अपार्टमेंट से बाहर निकल पड़ता है। वो जिस सस्ते इलाके में रहता है वहां से सामने दिखती आलीशान बिल्डिंग्स को देखता है। भाई को वहां रहने वाले अमीर बच्चों से जलन होती है जबकि वो खुद गरीबी में जूझ रहा है। लेकिन जिंदगी की शिकायतें करने से कुछ हासिल नहीं होता तो वो चुपचाप स्कूल की ओर बढ़ता है। स्कूल का नाम है सियांगुन हाई स्कूल। यहां भी मिंजून की जिंदगी कोई खास आसान नहीं है। हमेशा की तरह कुछ गुंडे उसे बेवजह परेशान कर रहे हैं। वो लोग मजे ले रहे हैं जबकि मिंजून जमीन पर गिरा हुआ है। इन गुंडों का लीडर है पार्क सियोंग बिन, 18 साल का, सेकेंड ईयर, क्लास 3 का स्टूडेंट। जैसे ही सियोंग बिन मिंजून का मजाक बना रहा होता है तभी एक लड़की की आवाज गूंजती है जिससे सियोंग बिन रुक जाता है। वो लड़की अपने दोस्तों के साथ वहां आई है। उसे सियोंग बिन की ये बचकानी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो हमेशा कमजोर लोगों को तंग करता है। हालांकि उसे खुद मिंजून भी पसंद नहीं है, वो भी उसे बेकार समझती है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि सियोंग बिन स्कूल की इज्जत खराब कर रहा है। उस लड़की का नाम है हान याना, 18 साल की, क्लास 2, सेक्शन 3। सियोंग बिन फौरन बिहेवियर चेंज कर लेता है और मिंजून से ऐसे बात करने लगता है जैसे वो उसका जिगरी दोस्त हो। असल में मिंजून उसके लिए बस एक क्लास का मस्खरा है। उसके साथ मजे करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। याना की बात फिर भी सही है, स्कूल में बेवजह हंगामा करना गलत है। अगर सियोंग बिन को खेलना है तो स्कूल के बाहर जाकर खेले। सियोंग बिन फिर भी कहता है कि याना तो खुद मिंजून से सबसे ज्यादा नफरत करती है, फिर अब नैतिकता की बातें क्यों कर रही है। याना खुद को डिफेंड करती है। वो मानती है कि उसे मिंजून पसंद नहीं, लेकिन कम से कम वो उसे मारती पीटती तो नहीं जैसा सियोंग बिन करता है। यहां पता चलता है कि याना और मिंजून क्लासमेट्स हैं और मिडिल स्कूल से एक दूसरे को जानते हैं, जैसे मिंजून सियोंग बिन को भी जानता है। अब आगे बढ़ते हैं। सियोंग बिन याना को ऑफर देता है कि वो उसके साथ चले क्योंकि वो आज एक नए लड़के से मिलने वाला है, लेकिन याना साफ मना कर देती है। उसे पिछली बार की घटना याद है। पिछली बार जब वो गई थी तो मिंजून के सेमी अपार्टमेंट में थी। वहां गंदगी, बदबू और गरीबी का माहौल था। अब वो वहां कभी नहीं जाएगी। इस प्रिंसेस के इतने हाई स्टैंडर्ड्स होने का कारण ये है कि वो उसी हाई एंड अपार्टमेंट में रहती है जो हमारे हीरो को रोज अपने घर से दिखती है। उसके माता पिता एक हॉस्पिटल डायरेक्टर और प्रोफेशनल्स हैं, यानी वो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई है। वो हमेशा सोशल मीडिया पर नई नई तस्वीरें डालती रहती हैं और स्कूल के लगभग सभी लोग उसके फैन हैं। ऊपर से पढ़ाई में भी वो टॉप करती है, यानी खूबसूरती और दिमाग दोनों में अव्वल। अफवाह है कि अगले साल वो अमेरिका पढ़ाई के लिए जाएगी। वो परफेक्ट लगती है, जैसे उसकी जिंदगी में कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका हल उसे नहीं मिल रहा। उसे गरीब और कमजोर लड़कों से सख्त नफरत है। और ये डिस्क्रिप्शन किस पर सबसे ज्यादा फिट बैठता है? हाँ, मिंजून पर। अब चलिए यादों की गलियों में चलते हैं जहां ये सब शुरू हुआ था। 8वीं क्लास में जब मिंजून और याना एक ही क्लास में थे, मिंजून ने हिम्मत करके उससे दोस्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन याना ने हमेशा उसकी बातों का जवाब हिकारत और चिढ़ के साथ दिया। उसके लिए मिंजून बस एक बदबूदार लड़का था जो उसके पीछे पीछे मच्छर की तरह घूमता था और ये उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। भले ही उनके घर एक ही रास्ते पर थे, याना उसके साथ चलने तक को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने उसे बोला कि कोई दूसरा रास्ता पकड़ ले ताकि उसे उसकी बदबू सहनी न पड़े। इसी पल मिंजुन को सब कुछ क्रिस्टल क्लियर समझ आ गया। ये लड़की सच में उसे पूरी जान से नफरत करती थी। और अगर खुशबू की बात करें तो उसने नोटिस किया कि वो लड़की हमेशा लग्जरी परफ्यूम की खुशबू में डूबी रहती थी। उसके लिए शायद
यही दौलत की खुशबू थी। आमतौर पर जब कोई तुम्हें बार बार नीचा दिखाता है तो दिल में उसके लिए नफरत आ जाती है, लेकिन मिंजुन की फीलिंग्स कभी नहीं बदली। भाई वाकई हद से ज्यादा लॉयल था। वो हमेशा उसके बगल में बैठा रहा, चाहे वो लड़की उसे ताने मारती रहे या पब्लिकली इंसल्ट करती रहे। साल दर साल सेम स्कूल सेम क्लास और वही एक तरफा क्रश। लगातार बेइज्जती के बावजूद उसने कभी हार नहीं मानी। एक टाइम आया जब उसने खुद से सवाल करने शुरू कर दिया, क्या मैं पागल हूं जो उस लड़की से प्यार कर रहा हूं जो हर मौके पर मुझे नीचा दिखाती है? लेकिन मिंजुन की जिंदगी हमेशा से ऐसी रही है। सोंग बिन से फिजिकल पिटाई और याना से इमोशनल टॉर्चर। वेलकम टू द लाइफ ऑफ अ सर्टिफाइड लूजर। बाद में मिंजुन अपने दो दोस्तों के साथ बैठा है और दोनों दोस्त बस एनिमे की बातें कर रहे हैं जैसे हार्डकोर ओटाकुस करते हैं। मोटा वाला दोस्त तो पूरी तरह एनिमे का दीवाना लगता है, जबकि उसके बगल में बैठा दुबला पतला लड़का बसून हो थोड़ा कम इन्वॉल्व है दो। मिंजुन बस चुपचाप बैठा है जैसे कोई बैकग्राउंड एनपीसी अपने ही ख्यालों में खोया हुआ। चलो मिलवाते हैं। दुबला पतला है बैसून हो, उम्र 18 साल। मोटा वाला है बांगजुन, सेम उम्र। हालांकि सुनहो और बांगजुन की क्लास मिंजुन से अलग है, लेकिन ये दो ही दोस्त हैं जिनकी पर्सनालिटी मिंजुन से कहीं ना कहीं मैच करती है। बस फर्क ये है कि उन्हें कोई बुली नहीं करता, जबकि मिंजुन हमेशा इजी टारगेट बन जाता है। कभी कभी भाई को इनसे जलन भी होने लगती है। उसे लगता है कि ये दोनों बस लकी हैं और सारी गंदगी उसकी किस्मत में लिखी है। तभी उसके दोस्तों ने पूछा, चल लुमिना कॉन्सर्ट चलते हैं? अगर हाँ बोलेगा तो एक्स्ट्रा टिकट ले लेंगे। फोन में जो मॉडल थी वो हॉट लग रही थी, लेकिन मिंजुन को अब ऐसी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। सच कहें तो अब उसे आइडल्स में भी कोई एक्साइटमेंट नहीं बचा। उसके दोस्तों को लगता है कि भाई बहुत कुछ मिस कर रहा है। अब जब वो ध्यान से देखते हैं तो उन्हें रियलाइज होता है कि मिंजुन अब ऑलमोस्ट डेड सा दिखने लगा है। जब वे बाहर निकलते हैं तो दोस्त उसके डिप्रेशन पर मजाक उड़ाते हैं, जैसे कि उसे दुखी होने का कोई रीजन ही नहीं है। क्लास में मिंजुन बस ये चाहता है कि दिन जल्दी खत्म हो ताकि इस बकवास जिंदगी से कुछ देर के लिए ही सही निकल सके। तभी वो सोंगबिन और उसके गैंग को सुनता है जो किसी लड़के के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसने जब उन्हें तंग किया तो सीधा घूर कर जवाब दिया। वो लड़का थोड़ा डरावना लग रहा था, लेकिन गैंग को पूरा यकीन था कि सोंगबिन उसे चुटकी में गिरा सकता था। पता चलता है कि वो लड़का नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया भागा है। गैंग उसका मजाक उड़ा रही है, अपने मम्मी पापा को छोड़कर भाग आया डरपोक। उसी वक्त वो लड़का कांग हाको वहां आ जाता है और सारी बातें सुन लेता है। और वो ऐसा लड़का नहीं है जो इन चीजों को यूं ही जाने दे। सोंगबिन की ईगो को तब जोर का झटका लगता है जब हाको उसे वैसे घूरता है जैसे वो कोई इंपॉर्टेंट इंसान ही ना हो। सोंगबिन उसका कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन हाको बिना किसी डर के बस कामली बोलता है, दूसरों के बारे में बकवास करने से पहले अंजाम के लिए तैयार रहना सीखो। सोंगबिन कॉलर छोड़ता नहीं है, पर उसके गुंडे बीच में आकर सिचुएशन संभाल लेते हैं। आखिरकार सोंगबिन हाको को छोड़ देता है, लेकिन जाते जाते धमकी देना नहीं भूलता, तुझे बाद में देख लूंगा। ये सब हो रहा है और मिंजुन पीछे बैठा बस एक ही बात सोच रहा है, कब मिलेगा मुझे इस नरक से छुटकारा। स्कूल खत्म होते ही मिंजुन घर की तरफ चल पड़ता है। दिमाग में हजारों ख्याल दौड़ रहे हैं। अब वो सीरियसली स्कूल छोड़ने के बारे में सोच रहा है। उसके लिए यही रास्ता बचा है इस बकवास जिंदगी से बाहर निकलने का, और अब उसने फैसला कर लिया है, कोई पीछे मुड़ना नहीं। इसी बीच सोंगबिन और उसके गुंडे फिर रास्ता रोक लेते हैं। उसे देखकर सब खुश हो जाते हैं जैसे कोई शिकार फंस गया हो। सोंगबिन मिंजुन से कहता है कि सामने वाली औरत से सिगरेट्स मंगवाए, क्योंकि वो लोग अंडरेज हैं। मिंजुन जानता है कि ये बस एक और बहाना है उसे नीचा दिखाने का, लेकिन इस बार मिंजुन बिना कोई जवाब दिए बस उन्हें इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ जाता है। सोंगबिन का गुस्सा फट पड़ता है। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, वो और उसके गुंडे मिंजुन को पकड़कर बुरी तरह पीटते हैं और उसे एक सुनसान कंस्ट्रक्शन साइट में फेंक देते हैं। सोंगबिन के हाथ में एक ईंट है और वो मिंजुन के सिर पर बार बार वार करता है। उन्हें लगता है कि इस पिटाई से मिंजुन सुधर जाएगा, लेकिन अब मिंजुन की लिमिट पार हो चुकी है। टूटी हुई आवाज में वो कहता है, मार डालो, अब जीने का मन नहीं है। मरना ही उसे इस नर्क से आजादी दिला सकता है। और तभी दूसरा लड़का बोलता है, अरे यार अब तो थोड़ा बुरा लग रहा है तेरे लिए। सोंगबिन फिर हंसने लगता है। खैर क्या ही कहें, किस्मत कभी भी पलट सकती है। जो सुन के वो और भड़क गया और फिर मिंजुन को एक जोरदार किक मारता है। जाने से पहले वो हरामी एक आखिरी धमकी देता है, अगर मिंजुन कभी भी खुदकुशी करने की कोशिश करता है और अपने सुसाइड नोट में सोंगबिन का नाम लिखता है तो वो कसम खाता है कि मिंजुन की मां को ढूंढ निकालेगा और उसी वक्त उसे भी मार डालेगा और अपने साथियों को। मुंह बंद करने और यह से निकलने का कहकर वे लोग मिंजुन को कंस्ट्रक्शन साइट पर टूटा फूटा छोड़कर चले जाते हैं। जैसे जैसे सुबह का उजाला फैल रहा है, मिंजुन वहां से अपने घर की ओर बढ़ने लगता है। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल है, काश कल तक दुनिया ही खत्म हो जाए, लेकिन उसे पता है ऐसा होने वाला नहीं। तभी वो लग्जरी हाई राइज अपार्टमेंट की ओर देखता है और सोचता है अब उसके पास सबसे अच्छा विकल्प यही है कि वो उस लग्जरी हाई राइज अपार्टमेंट की छत पर चढ़ जाए, जिसे वो कब से देख रहा है
और कूद जाए। सब कुछ चंद मिनटों में खत्म हो जाएगा। मुझे अब किसी भी चीज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब इस दुख भरी जिंदगी को जीने का मेरे पास कोई कारण नहीं बचा है। सब कुछ खो चुका हूँ और अब कुछ भी मायने नहीं रखता। इसी सोच के साथ वो अपार्टमेंट की तरफ बढ़ने लगता है, सब कुछ खत्म करने के इरादे से। तभी उसकी मुलाकात याना से होती है, जो शायद उसे सबसे ज्यादा हेट करती है। याना को देख के मिंजुन कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है, आज इसमें मुझे क्यों बुलाया। मिंजुन को देख के ही वो चिढ़ जाती है और उससे पूछती है कि वो यहाँ क्यों घूम रहा है, जब ये उसका घर भी नहीं है। मिंजुन की हालत देखकर उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वो यहाँ डिलीवरी करने नहीं आया, बल्कि उसे लगता है कि मिंजुन यहाँ चोरी करने आया है। जाहिर है वो उसे याद दिलाती है कि वो कितना बेकार है। ये सब सुन के मिंजुन शोक हो जाता है, उसे एक झटका सा लगता है और यही वजह है कि मिंजुन यहाँ सब कुछ खत्म करने आया था। फिर वो सोचता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे ऐसे लोगों के बीच नहीं होना चाहिए जैसे तुम हो। शायद यही सबसे बड़ा बोझ बन गया है, खुद को गलत जगह पर पाना। दूसरी तरफ लड़की उसके चोटिल चेहरे को देखकर पूछती है कि क्या किसी ने उसकी पिटाई की है। मिंजुन को ऐसे देख के याना को सच में गुस्सा आता है कि मिंजुन कभी अपने लिए खड़ा नहीं होता और हमेशा कुत्ते की तरह मार खाता रहता है। एक बार पिटने के बाद अगली बार कम से कम अपनी खातिर खड़े तो होना चाहिए, चाहे फिर से मार ही क्यों ना खानी पड़े। तुम जैसे किसी को देखकर तो मुझे खुद पर ही इतनी ज्यादा शर्म आती है। सच में खामोश रहना हर बार हल नहीं होता, कभी कभी जवाब देना भी जरूरी होता है। वो काफी देर तक उसे सुनाती रहती है और आखिरकार मिंजुन चुपचाप पलटकर अपार्टमेंट बिल्डिंग के उल्टे रास्ते पर चल पड़ता है। वो घमंडी फिर भी बड़बड़ाती रहती है कि मिंजुन उसे इग्नोर कर रहा है, लेकिन आखिर में हार मानकर कहती है कि वो कल फिर बात करेगी। बाद में मिंजुन अपने बदबूदार और तंग अपार्टमेंट में लौटता है। गुस्सा शांत करने के लिए वो अपना पीसी ऑन करता है, हेडफोन पहनता है और वीडियो गेम्स में डूब जाता है और कहता है कि ये कितना बकवास है। जो कुछ भी हुआ उस पर सोचते हुए उसे लगता है कि याना गलत भी नहीं कह रही थी। मैंने मरने का ख्याल सिर्फ हानियना की वजह से छोड़ दिया था, वरना तो मैंने सब खत्म करने का फैसला कर ही लिया था। इसी वजह से वो अब स्कूल नहीं जाएगा, कभी भी नहीं। कल से वो नौकरी ढूंढेगा और अपनी माँ की मदद करेगा घर खर्च चलाने में। रात हो जाती है और मिंजुन अब भी अपने FPS गेम में दुश्मनों को उड़ा रहा है, ज़ॉम्बीज़ के झुंड को मारता जा रहा है। तभी उसके दोस्त लाइव चैट में कहते हैं कि वो अब गेम छोड़ रहे हैं और जा रहे हैं, जो मिंजुन को बिल्कुल समझ नहीं आता। आखिर अभी तो सिर्फ 10 बजे हैं, अभी तो 2 घंटे बाकी हैं। तभी उसके दोस्त उसे ब्रेकआउट की इमरजेंसी न्यूज के बारे में कहते हैं। बाहर की दुनिया में अभी अफरा तफरी मची है और उसी वक्त मिंजुन अपने अपार्टमेंट के बाहर शोर सुनता है। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ता है। दरवाजे पर पहुंच के वो कहता है, कौन है? तभी कोई जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है। खोलने से पहले वो पीप होल से देखता है, लगता है ऊपर वाला कोई पड़ोसी है, कांपती आवाज में दरवाजा खोलने को कह रहा है। मिंजुन सोचता है कि वो आदमी फिर से नशे में है, लेकिन उसे नहीं पता कि अब वो उसका वही शराबी पड़ोसी नहीं रहा। मिंजुन फिर दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खुलते ही वो देखता है कि उस आदमी के पूरे शरीर पर खून है, पेट पर गहरा घाव है। उसे ऐसी हालत में देख के मिंजुन सोचता है कि शायद वो बुरी तरह घायल हो गया है और इमरजेंसी सर्विस को कॉल करने का कहता है। तभी वो ज़ॉम्बी बना आदमी एक भयानक चीख मारता है और मिंजुन पर झपट पड़ता है। वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं, ज़ॉम्बी उसके ऊपर। मिंजुन आखिरकार उसे लात मारकर दूर फेंकता है और समझ जाता है कि ये आदमी अब नॉर्मल नहीं रहा। वो जल्दी से भागकर अपने अपार्टमेंट में जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है, सांसें तेज हैं और टांगें कांप रही हैं। वो कांपते हुए सोचता है, ये हो सब क्या है? और अब उसे यकीन हो जाता है कि वो पागल आदमी उसका आम पड़ोसी नहीं था। वो फोन उठाकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं मिलता। तभी उसे अपने फोन की स्क्रीन पर ढेरों इमरजेंसी अलर्ट्स दिखते हैं। उनमें लिखा है कि सियोल और अन्य कुछ जगहों पर अज्ञात हमले हो रहे हैं। सभी को घर के अंदर रहने और सुरक्षित रहने की सलाह दी जा रही है। फिर वो अपने बेसमेंट अपार्टमेंट के बाहर का शोर सुनता है। वो खिड़की खोलकर झांकता है। वो देखता है बाहर सब नरक जैसा है, लोग एक दूसरे को काट फाड़ रहे हैं। वो अपने उसी पड़ोसी को फिर से देखता है जो अब भी सड़कों पर घूम रहा है और तबाही मचा रहा है। अब उसे अपनी माँ की चिंता सताने लगती है और वो अपनी माँ को कॉल करता है, लेकिन कोई कनेक्शन नहीं मिलता। रात और गहरी हो जाती है। मिंजुन अपार्टमेंट की सारी लाइट्स बंद कर देता है और कंबल में लिपटकर कोने में बैठ जाता है। वो किसी भी तरह नेटवर्क से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता, न सिग्नल न कोई अपडेट्स। वो टीवी ऑन करता है ताकि इस स्थिति की कोई खबर मिल सके। न्यूज एंकर बताता है कि देश भर में अज्ञात नागरिकों द्वारा कई भयानक हत्याएं की जा रही हैं। सरकार इसे अंधाधुंध आतंकवाद का नाम दे रही है और कह रही है कि वो इसकी जांच कर रही है, लेकिन असली वजह या कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। एंकर सबको घर के अंदर रहने, दरवाजे खिड़कियां बंद रखने और बाहर की दुनिया से हर हाल में बचने की सलाह देता है। अगला अपडेट भी आ जाता है जिसमें पता चलता है कि बुसान भी गिर चुका है। अब सिर्फ सियोल, बुसान और इंचन ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे शहरों में भी ऐसे ही हिंसक घटनाएं हो रही हैं। हर जगह पुलिस और मिलिट्री फोर्सेस तैनात की जा रही हैं, लेकिन हालात पहले ही काबू से बाहर लग रहे हैं। मिंजून को पूरी तरह से निराशा घेर लेती है।
जैसे डरावनी खबरों के बम एक के बाद एक उस पर गिर रहे हों। वो इतना सन्न रह जाता है कि उसे लगता है शायद वो सपना देख रहा है, कोई बुरा सपना जिससे वो जाग नहीं पा रहा, क्योंकि जो उसने अभी अभी सुना उसके हिसाब से तो लगता है जैसे दुनिया पर ज़ॉम्बीज़ का कब्जा हो गया है। लेकिन ऐसा तो सिर्फ गेम्स और मूवीज में होता है, असलियत में नहीं। और फिर अब तक जो भी उसने देखा है सब कुछ सच ही लग रहा है। उसे जवाब चाहिए और ऐसे डिम लाइट वाले कमरे में छुपकर बैठने से तो कुछ मिलने वाला नहीं है। वो बाहर जाने का फैसला करता है ताकि बिल्डिंग का मेन डोर अच्छे से बंद कर सके, लेकिन अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोलने से पहले वो चुपके से पीप होल से बाहर झांकता है, ये पक्का करने के लिए कि कहीं बाहर कोई ज़ॉम्बी तो नहीं घूम रहा। जब सब साफ दिखता है तो वो दरवाजा थोड़ा सा खोलता है और बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो सीढ़ियों से ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचता है, चारों तरफ अजीब सी खामोशी छाई होती है। जब वो बिल्डिंग के मेन डोर तक पहुंचता है, वो बाहर झांक कर देखता है, उसे एक ज़ॉम्बी दिखता है जो सड़क पर घूम रहा है। वो तुरंत दरवाजा बंद कर देता है और जितने भी ताले हैं सब लगा देता है। अब उसका अगला मिशन है ऊपर की मंजिलों पर जाकर देखना कि कहीं कोई और सर्वाइवर तो नहीं है। लेकिन जितनी खामोशी है उससे तो नहीं लगता कि ऊपर कोई है। फिलहाल उसे लगता है कि रिस्क लेना सही नहीं है। वो तय करता है कि सुबह तक इंतजार करेगा। उसे यकीन है कि पुलिस या मिलिट्री वाले आखिरकार आकर सबको बचा लेंगे। वो फिर से टीवी ऑन करता है और उम्मीद करता है कि कोई अपडेट मिल जाए, लेकिन इससे पहले कि कुछ काम की खबर आए ब्रॉडकास्ट ही बंद हो जाता है। अब उसके पास कोई चारा नहीं बचता, तो वो लेट जाता है, सोने की कोशिश करता है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, नींद आना तो दूर की बात है, सबसे ज्यादा उसे अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है। वो सोचता है बस कल ही तो वो अपनी जिंदगी से इतना परेशान था कि उसे जीने का मन ही नहीं था और बस मारना चाहता था। उसने तो यहां तक सोच लिया था कि काश पूरी दुनिया ही जल जाए, और अब लगता है जैसे उसकी वो ख्वाहिश सच हो गई हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जिंदगी आसान हो गई है। अब तो उसे जिंदा रहने के लिए ही जद्दोजहद करनी पड़ रही है। उसे ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी नहीं बदला है। पहले भी सब नरक जैसा था जो अब भी है। तो ये सारे ज़ॉम्बीज़ और दुनिया के खत्म होने जैसी बातें उसे डराती नहीं है, क्योंकि सच कहें तो वो पहले ही जितना दुखी हो सकता था हो चुका है। फिर सुबह होती है, सड़कों पर जगह जगह छोड़ी हुई गाड़ियां पड़ी हैं और ज़ॉम्बीज़ हर तरफ घूम रहे हैं। मिंजून आखिरकार मेन डोर खोलता है और बाहर झांकता है। हवा में कुछ अजीब सा है, खून की गंध इतनी तेज है कि वो दरवाजा तुरंत बंद कर देता है और फिर से ताले लगा देता है। वो कहता है बिना तैयारी के बाहर जाना तो सीधा सुसाइड होगा। तो वो किचन में जाता है और खुशकिस्मती से उसके पास ठीक ठाक सामान है। 4 पैकेट रेमन, 6 कप नूडल्स, थोड़ा इंस्टेंट राइस और कच्चा चावल भी। इतने खाने का सामान है कि करीब 2 हफ्ते भूखा नहीं रहेगा। उसके पास 3 पानी की बोतलें हैं और अच्छी बात यह है कि नल में अभी भी पानी आ रहा है। गैस भी चल रही है। अगर वो सही से सामान मैनेज करे तो शायद 1 महीना निकाल सकता है, और तब तक शायद कोई बचाव दल आकर उसे यहां से निकाल ले। फिलहाल उसकी सबसे बड़ी चिंता उसकी माँ है। नेटवर्क नहीं है तो वो पता भी नहीं कर सकता कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ। अभी तो बस वो यही उम्मीद कर सकता है कि उसकी माँ सही सलामत हो। तभी उसे याद आता है कि इस बिल्डिंग में 5 घर और हैं। उनमें से एक में एक कॉलेज का लड़का रहता था जो रूफटॉप वाले कमरे में रहता था। उसे याद है कि वो लड़का बड़ा प्लेबॉय था। वह हर मंगलवार अपनी गर्लफ्रेंड को लाता था और सोचता है क्योंकि कल मंगलवार था तो हो सकता है वो दोनों ऊपर फंसे हों। मिंजून हिम्मत जुटाता है और ऊपर की मंजिलों पर चढ़ना शुरू करता है। रास्ते में हर फ्लोर के कमरे चेक करता है, लेकिन कहीं कोई नहीं मिलता। अब बस रूफटॉप वाला कमरा बचा है। वह ऊपर पहुंचता है तो देखता है कि रूफटॉप का दरवाजा खुला है और जिस कमरे में वो कॉलेज वाला लड़का रहता था उसका दरवाजा भी खुला है। जैसे ही वो अंदर जाता है, जो देखता है वो उसे देखना नहीं चाहता था। कमरे में सब कुछ बिखरा होता है। कमरे के दूसरी तरफ लड़की पहले ही मर चुकी है और वो कॉलेज वाला लड़का अब एक ज़ॉम्बी बन चुका है। लेकिन शुक्र है कि मिंजून की नजरें डेड बॉडी पर नहीं पड़ती, क्योंकि वो उसके ब्लाइंड स्पॉट में है, और ज़ॉम्बी की नजरें भी अब तक मिंजून पर नहीं पड़ती। उसके सामने बस खून फैला हुआ दिखता है, जो देखकर वो कांपने पर मजबूर हो जाता है। वो तुरंत उस कमरे को और एक्सप्लोर करने का इरादा छोड़ देता है और पीछे हटने लगता है। जैसे ही वो चुपचाप पीछे हटने की कोशिश करता है, वह गलती से पौधे के गमले को गिरा देता है, जिससे ज़ॉम्बी का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। अंदर से वो डरावनी गुर्राहटें सुनता है और फिर मिंजून पूरी ताकत से छत की ओर भागता है। लेकिन जैसे ही वो छत का गेट खोल के छत पे पहुंचता है, उसकी हड़बड़ी से वो फिसल जाता है। ज़ॉम्बी लड़का अपने कमरे से बाहर निकलता है और सीधे हमारे लड़के पर झपट पड़ता है। मिंजून चालाकी से ज़ॉम्बी की गति का फायदा उठाता है। वह बस नीचे झुक जाता है, ज़ॉम्बी को अपने सिर के ऊपर से जाने देता है और धक्का देकर उस कमीने को छत से नीचे गिरा देता है। यह नजारा उसकी सांसें कुछ पल के लिए रोक देता है। उसके घुटनों में जरा भी ताकत नहीं बचती, वह बस वहीं गिर जाता है। बिना कोई देरी किए वह दरवाजा बंद करके नीचे भागता है और खुद को अपने अपार्टमेंट में बंद कर लेता है।
वह अब तक उस जिंदगी और मौत के मुठभेड़ से उबर नहीं पाया है। वह अब तक इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा कि वह रूफटॉप कॉलेज लड़का, जिसे वह अपनी उम्मीद मानता था, अब उन दिमागहीन मृतकों में से एक बन चुका है। और उससे भी ज्यादा दुखद यह है कि उसी ने उसे ऊपर से धक्का देकर उसे उसकी मौत की ओर भेज दिया। लेकिन फिर भी वह खुद को समझाने की कोशिश करता है कि यह उसकी गलती नहीं थी। उसने जो किया वह सिर्फ आत्मरक्षा थी। हमला तो कॉलेज लड़के ने ही पहले किया था। एक और रात आती है और पिछली रात की तरह मिंजून को मजबूरन इस अंधेरे बेसमेंट अपार्टमेंट में अपना समय बिताना पड़ता है। मिंजून बस चुपचाप बैठा रहता है। कॉलेज लड़के की मौत का गिल्ट उसे अंदर से खा रहा है। वह फिर से उठता है और बाहर सड़कों पर जाता है, उम्मीद करता है कि शायद वह कॉलेज लड़का फिर से दिख जाए। उसे उसके सामने एक जॉम्बी दिखता है। जब जॉम्बी घूमकर उसकी तरफ देखता है तो वह कॉलेज लड़के की टूटी हुई गर्दन को उसके दाहिने कंधे पर लटकते हुए देखता है। यह देखकर मिंजून को राहत भी मिलती है और डर भी लगता है। उसे राहत मिलती है कि उसका सीनियर अब भी जिंदा है, लेकिन डर इस बात का है कि उसके सामने खड़ा यह लड़का अब इंसान नहीं रहा। वह मन ही मन अपने सीनियर से माफी मांगता है और दरवाजा बंद कर लेता है। इस मुठभेड़ से उसे यह सीख मिलती है कि ये लोग अब सिर्फ जॉम्बी हैं, इंसान नहीं। अगला दिन आता है, यानी महामारी शुरू हुए तीसरा दिन। उसने खुद से एक हॉटपॉट में खाना बनाया है। असल में वह उन चीजों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है जिन्हें पकाने में ज्यादा गैस नहीं लगती है। उसकी योजना है कि जब तक गैस है ताजा खाना खा ले, बाद में पैकेट वाला खाना काम आएगा। उसके दिमाग में एक बात बार बार घूम रही है, उसे मदद का इंतजार करते हुए अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर खाना खत्म हो गया और मदद नहीं आई तो वह बर्बाद हो जाएगा। फिलहाल उसे इस बात की राहत है कि पूरी बिल्डिंग में अब कोई जॉम्बी नहीं है, बस वही रूफटॉप कॉलेज लड़का था, लेकिन वह भी अब बिल्डिंग से बाहर है। राहत या मदद पाने के लिए वह सोचता है कि छत पर आग जलाकर ध्यान आकर्षित करे। इसके अलावा वह जल्द ही इस अपार्टमेंट बिल्डिंग को छोड़ने का भी सोच रहा है। कुछ दिन पहले उसने अपनी जिंदगी से उम्मीद छोड़ दी थी, तो अगर बाहर मर भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी वह 2 बार मौत के मुंह से बच चुका है, जिससे उसे अब इन राक्षसों से लड़ने का आत्मविश्वास मिल गया है। अब ये जॉम्बी जैसे लोग उसे डराते नहीं हैं। अचानक उसका फोन बजने लगता है। असल में ये उसकी माँ का फोन है, तो वह बिना एक सेकंड गंवाए कॉल उठा लेता है। उसकी चिंतित माँ जल्दी से उसकी खैरियत पूछती है। वह तुरंत भरोसा दिलाता है कि वह अपने घर में अकेला है और माँ से पूछता है कि वह कहाँ है। उसकी माँ बताती है कि वह परसों मिलिट्री से मिली थी और अब सियोंग नाम के शेल्टर में है। वह मिंजन को चिंता न करने को कहती है और सलाह देती है कि वह घर के अंदर ही रहे। वह वादा करती है कि रेस्क्यू टीम से उसे निकालने की गुजारिश करेगी। थोड़ी ही बातचीत के बाद फोन का सिग्नल चला जाता है। फिर भी मिंजून को अपनी माँ की आवाज सुनकर खुशी होती है। यह साफ संकेत है कि वह जिंदा है। और अचानक उसे संदेश मिलने लगते हैं। असल में ये उसके 2 ओटाकू दोस्त हैं और चूंकि वे मैसेज भेज पा रहे हैं, इसका मतलब वे भी अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। लगता है ये दोनों अपने अपने ठिकानों में इतने आराम से हैं कि इस आफत के बीच भी मजाक कर रहे हैं। उसके दोनों दोस्त एक दूसरे के करीब रहते हैं, तो मिंजून को यकीन है कि उन्होंने एक दूसरे की मदद की होगी, अपने दोनों लड़कों की भी। वह अब तक सिर्फ अपनी मां के जिंदा होने की पुष्टि कर पाया है। अब एक और शख्स है जिसके बारे में वह जानना चाहता है कि क्या वह जिंदा है, और वह है हिएना, वही लड़की जो हमेशा उसे ताने मारती थी। जिन लोगों को वह जानता है उनमें से वह उसके घर के सबसे करीब रहती है, लेकिन मिंजून को यकीन नहीं है कि वह कभी उसके घर वापस आएगी, क्योंकि पिछली बार जब वह आई थी तो उसे उसका घर बिल्कुल पसंद नहीं आया था। अब हम फ्लैशबैक में जाते हैं, जब सियोंग बिन अपने चमचों के साथ मिंजून के घर में मस्ती कर रहा है। उनमें से एक ने याना को बुलाया है और वे सब मजाक कर रहे हैं कि याना को यह नहीं बताया गया कि वह मिंजून के घर आ रही है, जिसे वह सबसे ज्यादा नापसंद करती है। सब हंसी मजाक कर रहे हैं, जबकि मिंजून का दिमाग यह सोचकर खराब हो रहा है कि वह आ रही है। आखिरकार वह आती है, और जब वह इस छोटे से घर को देखती है जो कचरे जैसा दिखता है, तो बस उसे घूरती रह जाती है। वास्तव में वह उस सीमा रेखा को पार करने और अपने कदम इस गंदे और सस्ते से स्थान में रखने को लेकर 2 बार सोच रही थी। आखिरकार वह बिना अंदर कदम रखे ही लौट जाने का फैसला करती है। उसे सिगरेट की बदबू बहुत घिनौनी लगती है। फर्श चिपचिपा और सीलन भरा है। इसके अलावा उसे इस बात से भी चिढ़ है कि किसी ने उसे बताया भी नहीं कि वह जिस जगह जा रही है वो मिंजून का घर है। बेचारा मिंजून तो पूरी तरह हैरान रह गया, यह देखकर कि उसने उसे कितना घिनौना महसूस कराया। उस समय उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात से नहीं हो रहा था कि पार्क बिन और उसके दोस्त उसके घर में घुस आए, बल्कि हान येना की उसके घर को देखकर नफरत से भरे एक्ट ने मिंजून को तोड़ दिया था। प्रेजेंट में जब वह अपने टॉयलेट सीट पर बैठा है तो उसे सच में बहुत जिज्ञासा हो रही है कि हान येना जिंदा है या नहीं।
क्या वो ठीक है कि नहीं। लेकिन अगर वह ज़ॉम्बी भी बन गई हो तो भी मिनजून का दिल उसके लिए नहीं बदलेगा। देखिए, मिनजून के पिता अस्पताल के निदेशक हैं, तो उसे उम्मीद है कि उसके पिता को जरूर पता होगा कि इस वायरस का कारण क्या है, जिससे वह इस बीमारी का इलाज खोजने वालों में से एक हो सकता है। लेकिन फिर भी उसे उसकी हन येना की जिंदगी की चिंता खुद की जिंदगी से ज्यादा नहीं करनी चाहिए। आखिरकार वह जितनी अमीर है, हो सकता है वह पहले ही बच निकली हो। लेकिन तभी एक जानी पहचानी आवाज उसे पुकारती है। उस आवाज को सुनकर वह थोड़ा परेशान हो जाता है। दरवाजे के दूसरी ओर से आवाज लगातार उसे दरवाजा खोलने के लिए कहती रहती है। आखिरकार वह आवाज पहचान जाता है। असल में वह हन येना ही होती है, जो उसके अपार्टमेंट के बाहर है। खिड़की से वह उसे पुकार रही है, ध्यान रख रही है कि आवाज ज्यादा तेज ना हो। फिर भी उसकी आवाज जो बीज को उसकी ओर आकर्षित कर लेती है और वे उसकी ओर दौड़ने लगते हैं। उन्हें अपनी ओर भागते देख वह और भी घबरा जाती है और मिनजून से चिल्लाकर दरवाजा खोलने को कहती है। आखिरकार मिनजून दरवाजा खोलता है, उसे अंदर ले आता है और फिर से दरवाजा लॉक कर देता है। लड़की इतनी डरी हुई है कि पसीने से भीग गई है। चाहे जितनी भी गहरी सांस ले, उसका डर कम नहीं हो रहा। चिंतित मिनजून उसकी हालत देखता है और पूछता है कि क्या वह ठीक है, लेकिन वह और भी हैरान है कि वह यहाँ उसके घर कैसे आ गई। हनियना किसी बात का कुछ जवाब नहीं देती और जमीन पर बैठ जाती है। जैसे ही मिनजून उसके करीब जाता है, वह उसकी शर्ट पकड़ लेती है और अचानक उसे गले लगा लेती है, जिससे मिनजून पूरी तरह से हैरान रह जाता है। लड़का तो सच में बोलने की हालत में नहीं है। जब तक वह उसकी शर्ट पकड़े रहती है, फिर हिम्मत करके वह पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ था। इन सब बातों का हानिया कोई जवाब नहीं देती और बस मिनजून से लिपटी रहती है। फिर मिनजून दोबारा पूछता है कि क्या वह ठीक है, जिसके बाद याना खुद को मिनजून से अलग करती है और फिर उसका धन्यवाद करती है। ये पहली बार है जब वह उसके प्रति इतनी दयालु है और कहती है वह खुद मानती है कि अगर मिनजून ने आज उसकी मदद नहीं की होती तो वह अब तक इन ज़ॉम्बीज की शिकार हो चुकी होती। उसके इस सरप्राइजिंग ग्रेटिट्यूड की बात सुनकर मिजुन चौंक जाता है और थोड़ा शर्मिंदा भी हो जाता है और कहता है कि उसे ये देखकर अच्छा लगा कि वह सुरक्षित है। फिर याना अपने आसपास नजर घुमाती है और देखती है कि मिजुन के घर में वही अकेला है। मिजुन बताता है कि उसकी माँ 3 दिन पहले बाहर गई थी और अब तक वापस नहीं आई, लेकिन किस्मत से वह उससे संपर्क कर पाया और वह ठीक है। आखिरकार उसकी माँ को एक मिलिट्री यूनिट ने सुरक्षित निकाल लिया, तो उसके लिए सब ठीक है। ये सुनकर याना खुश हो जाती है क्योंकि वे माता पिता की बात कर रहे हैं। मिंजुन को जिज्ञासा होती है और वो उससे पूछता है कि उसके परिवार का क्या हुआ। लड़की बताती है कि कम से कम उसके पिता तो सुरक्षित हैं, किसी सुरक्षित जगह छुपे हुए हैं। अपनी माँ के बारे में बताते हुए याना सोच में पड़ जाती है, लेकिन तुरंत खुद को संभालकर कहती है कि उसके माता पिता ठीक हैं। वह तुरंत टॉपिक बदलकर पानी मांगती है और बताती है उसे कई दिनों से पानी नहीं मिला। वह फोन चार्जर भी मांगती है ताकि उसका फोन फिर से चालू हो सके। समय तेजी से बीतता है, लेकिन अब एक नई समस्या सामने आती है। लड़की को पानी पीता हुआ देख मिंजुन सोचता है ये लड़की तो पानी पीने की मशीन है। जिस तरह से वह पानी पी रही है उससे मिंजुन की पूरी राशनिंग स्ट्रैटेजी खतरे में पड़ गई है। मिंजुन सच में परेशान हो जाता है क्योंकि अगर पानी की सप्लाई कट गई तो वे दोनों जिंदगी भर के लिए फंस जाएंगे। लेकिन वह उसकी स्थिति भी समझता है। आखिरकार लड़की अभी अभी ज़ॉम्बी हमले से बचकर आई है। मिंजुन पूछता है कि क्या वह सीधे अपने घर से यहाँ आई है, क्योंकि उसका यहाँ छुपना समझ नहीं आता। याना बताती है कि वह पिछले कई दिनों से खुद ही बाहर जिंदा रहने की कोशिश कर रही थी। उसे तो घर जाने का मौका ही नहीं मिला, जो मिंजुन के लिए हैरानी की बात है। वह बताती है कि 3 दिन पहले उनकी बातचीत के बाद वह बाहर घूमने गई थी और तभी सब कुछ बर्बाद हो गया। लोग डर के मारे भाग रहे थे, चारों तरफ अफरा तफरी मची थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि क्या करना है, तो वह भी भागी और पास की सीढ़ियों में छुप गई। 3 दिन तक वह वहीं किसी के आने और बचाने की उम्मीद में इंतजार करती रही, लेकिन कोई नहीं आया। मिजुन हैरान रह जाता है कि याना 3 दिन तक बाहर बिना किसी सुरक्षा के अकेले रही। किस्मत से सीढ़ियों के पास एक अनलॉक्ड दरवाजा था। एक छोटा मीटिंग रूम उसकी जान बचाने वाला बन गया, लेकिन वह भी ज्यादा कुछ नहीं दे सका। वहां सिर्फ एक वाटर जग था जिससे उसने खुद को जिंदा रखा। लेकिन तीसरे दिन तक याना पूरी तरह थक चुकी थी और अब और भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसे अपनी भलाई के लिए खाना और पानी ढूंढना था, इसलिए वह बाहर निकली। उसे उम्मीद थी कि शायद वह घर पहुंच जाए और अगर किस्मत अच्छी रही तो पुलिस से भी मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उसे जो लोग मिले वे केवल मरे हुए लोग थे जो अब ज़ॉम्बीज बन गए थे और एक दूसरे का मांस चबा रहे थे और बेरहमी से लोगों को मार रहे थे। यह एक डरावनी सच्चाई थी और जब वो अपने घर के पास पहुंचती है, वो देखती है कि उसके घर जाने का रास्ता बंद था। तो उसने एक और रास्ता आजमाया, गली के रास्ते चुपके से अपने मोहल्ले तक पहुंचने की कोशिश की और उसे एहसास हुआ कि वह मिंजुन के मोहल्ले के पास से भी गुजर रही है। दुर्भाग्य से गली का रास्ता इस्तेमाल करने के बाद भी दूसरा रास्ता ज़ॉम्बियों से भरा हुआ था। वहां से बिना देखे निकलना नामुमकिन था।
लेकिन उसने फिर भी हिम्मत जुटाई और वही रास्ता चुना। भागते हुए उसे याद आया कि मिंजुन का घर पास ही है और पिछली मुलाकात के कारण उसे उसका पता भी थोड़ा बहुत याद था। वह बुरी तरह चाहती थी कि मिंजुन जिंदा हो, क्योंकि वह 3 दिन पहले सुरक्षित घर चला गया था। लड़की ज़ॉम्बीज से छिपके निकलती हुई सोचती है, उन्हें क्या कहना चाहिए नफाइन। उसे ये भी नहीं पता था, लेकिन उसने बड़ी चतुराई से उन मरे हुओं ज़ॉम्बीज को चकमा दिया और आखिरकार मिंजुन के घर के पास पहुंच गई। और इसी तरह वह यहां पहुंची थी। मिंजुन ये सुन के हैरान रह गया कि उसने इतनी हिम्मत दिखाई और बाहर जाकर इतने साहसी फैसले लिए। लड़की मिंजुन की बहुत आभारी थी कि वह घर पर मिल गया, वरना उसकी जान ही चली जाती। फिर लड़की उठ खड़ी होती है और कहती है कि वह बहुत गंदी महसूस कर रही है और अगर पानी है तो नहाना चाहती है। उसके पसीने से भीगे हुए बगल देखकर मिंजुन अजीब सा फील करता है और उसे पहनने के लिए नए कपड़े ऑफर कर देता है। लेकिन याना इस ऑफर को गलत समझ लेती है और उसे बेहुदा हरकत समझकर उसकी जमकर धुलाई कर देती है। बेचारा बार बार लूजर कहलाता है और मार खाता है, पर मिंजुन को यह समझ ही नहीं आता कि उसने गलत क्या किया। फिर याना कहती है वह सच में बहुत थकी हुई है और नहाना चाहती है। फिर मिंजुन से उससे पूछती है क्या वो नहा सकती है। मिंजुन हकलाते हुए उसे इजाजत दे देता है। उसे अब भी नहीं पता कि उसे इतनी मार क्यों पड़ी। जब वह नहाने जा रही होती है, मिंजुन सोच में पड़ जाता है। उसके आने से पहले वह खुद बाहर निकलकर अकेले ही कुछ करने का सोच रहा था, लेकिन अब जब वह उसके साथ फंस गया है तो उसे लड़की को अकेले छोड़ने का ख्याल भी बुरा लग रहा है। साथ ही अगर वे यहीं रुके तो उनके पास अनंत संसाधन नहीं है। जो खाना उसने जमा किया था वह सिर्फ एक आदमी के लिए 1 महीने भर का है। अब उनकी चीजें अपने आप आधी हो गई हैं। हालात बहुत खराब हैं और उसे मजबूर कर रहे हैं कि वह कुछ अलग सोचे। लेकिन साथ ही भाई हैरान भी है कि स्कूल की हाई क्लास याना उसके घर में नहा रही है। ये उतना ही अजीब है जितना कि ये ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स। उसे अपने स्कूल के पुराने किस्से याद आते हैं, जब उसका बर्ताव इतना ठंडा था कि वो उसकी तरफ नजर उठाना भी जरूरी नहीं समझती थी। वह तो उसके लिए बस एक कीड़ा और आंखों की किरकिरी था। तभी मिंजुन चौंक जाता है जब वह उससे कपड़े मांगती है, क्योंकि वह 3 दिन से वही कपड़े पहने हुए है। मिंजुन दौड़कर कपड़े ढूंढने जाता है और पूछता है कि उसे किस तरह के कपड़े चाहिए। जो सुन के याना कहती है उसे फैशन की कोई परवाह नहीं है। आखिरकार ये ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स है, इसलिए उसे जो भी मिले चलेगा। इसी बीच वह उसे मजाक में शॉर्ट किंग भी कह देती है। बेचारा बिना वजह ही ताने सुन रहा है। मिंजुन जब कपड़े देता है तो उसे थोड़ी शर्म आती है। याना तुरंत उसकी कपड़ों की बदबू से परेशान हो जाती है और कुछ और पहनने को कहती है, लेकिन दुर्भाग्य से उसके सारे कपड़े एक जैसी ही बदबू मारते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नए कपड़े पहनने के बाद भी याना को वह बदबू बहुत अनकंफर्टेबल लगती है, लेकिन वह सोचती है कि अपने कपड़े सूखने तक वह यह झेल लेगी। वह उसे सलाह देती है कि कपड़ों को ठीक से स्प्रे किया करे और सोचती है कि अकेले रहने वाले मर्द सच में गंदे होते हैं, जैसी अफवाहें या नोकेन मैं बिगाइट्स है। उसे इससे बहुत दिक्कत है। लड़की फिर भी इस हालत में हंस देती है क्योंकि हालात इतने गंभीर हैं। मिंजुन को उसकी हरकतें समझ नहीं आती और उसे लगता है कि शायद वह पागल हो गई है, जो ऐसी हालत में भी खुशबू की चिंता कर रही है। बाहर ज़ॉम्बी कराह रहे हैं और तबाही मचा रहे हैं, लेकिन अंदर मिंजुन और याना खाना खा चुके हैं। लड़की मिंजुन से उसकी योजना के बारे में जानना चाहती है और कहती है कि अगर वे इंतजार करें तो कोई उन्हें बचाने जरूर आएगा। मिंजुन फिर बताता है कि उसके आने से पहले उसकी योजना थी कि वह कल किसी और जगह चला जाए। ये बात याना को बहुत बेवकूफ़ी वाली लगती है, क्योंकि उसके घर में अभी भी काफी खाना और पानी है। वह डरी हुई है क्योंकि रास्ते में उसकी जान जाते जाते बची थी, इसलिए वह फिर से बाहर जाने का जोखिम नहीं लेना चाहती। मिंजुन फिर अपनी बात क्लियर करता है कि अब जब वो यह है उसके साथ तो वह ऐसा कुछ नहीं सोच रहा। वह भी मानता है कि याना की तरह इंतजार करना ही ठीक है, शायद उन्हें बचाने कोई आए। लेकिन फिर याना डर के साथ कहती है कि अगर कोई नहीं आया तो उनके पास संसाधन खत्म हो जाएंगे। मिंजुन को सच कहूं तो उसकी समझ ही नहीं आ रही। क्या वो चाहती है कि हमारा लड़का खुद बाहर जाए? याना उलझन में है और साफ तौर पर कोई मतलब नहीं बना रही, जबकि मिंजुन उसे समझा रहा है कि वे आसानी से ऊपरी मंजिलों के घरों में घुस सकते हैं और उनके रिसोर्सेज इकट्ठा कर सकते हैं, जिससे उनकी जिंदा रहने की संभावना और बढ़ जाएगी। लेकिन इसमें यह खतरा है कि वे ज़ॉम्बियों से टकरा सकते हैं और सिर्फ रूफटॉप ही ऐसी जगह है जहां कोई ज़ॉम्बी नहीं है। और अगर उनका खाना खत्म हो गया तो बाहर जाने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं होगा। ये सुन के याना डर से कांप उठती है और इस विचार को सख्ती से नकार देती है। मिंजुन पूरी कोशिश करता है उसे समझाने की कि ऐसी स्थिति में यह काम करना जरूरी है। फिलहाल वो ऐसे किसी डार्क फ्यूचर के बारे में सोचना ही नहीं चाहती। उसे लगता है कि मिंजुन बस इसलिए बाहर जाने की बात कर रहा है क्योंकि उसने अभी तक दुनिया की असली हालत नहीं देखी। ज़ॉम्बी हर जगह हैं और वे पास आने वाले हर इंसान को मार रहे हैं। मिंजुन फिर कहता है कि उसका इस मोहल्ले तक पहुंचना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, और अगर वो 1 किलोमीटर लंबी ज़ॉम्बीज से भरी सड़क पार कर सकती है तो शायद उनकी सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है। याना हैरान है कि वो डर के बजाय इतनी हिम्मत से बात कर रहा है।
फिर मिंजुन कहता है कि आखिरकार वो ज़ॉम्बीज का सामना कर रहे हैं और उसने खुद देखा है कि एक ज़ॉम्बी के काटने से कोई भी ज़ॉम्बी बन सकता है, लेकिन उसे अपनी जान की ज्यादा परवाह नहीं है। इसीलिए अगर हालात बिगड़ भी जाएं तो उसे डर नहीं लगता। उसकी जिंदगी में तो वैसे भी कुछ नहीं बदलेगा, चाहे वो मर भी जाए। ये सुन के याना उसे सांत्वना देने या दिलासा देने के बजाय उसे अलग थलग कर देती है और कहती है कि वो सिर्फ अपनी ही सोच रहा है, उसे जम्बी नहीं बनना और अपनी पढ़ाई विदेश में जाके पूरी करनी है। जो कि बहुत मजेदार है क्योंकि अब उसे पढ़ाएगा कौन? प्रोफेसर अंडरवॉकर। तभी मिंजन को याद आता है कि याना ने अब तक बचने के लिए ज़ॉम्बीज से बचकर ही काम चलाया है, शायद उन्हें इसी पर ध्यान देना चाहिए। वो ये भी कहता है कि सभी ज़ॉम्बी तेज नहीं दौड़ सकते, कुछ बुरी तरह घायल हैं और धीरे धीरे चलते हैं, तो कुछ तो बिल्कुल भी नहीं चल सकते, बस पड़े रहते हैं। और जो दौड़ भी सकते हैं उनकी रफ्तार आम इंसानों से कम है। इसका मतलब है कि उनके पास कम से कम ज़ॉम्बीज से तेज भागने का अच्छा मौका है। उदाहरण देने के लिए मिंजुन टैग खेलने का खेल याद दिलाता है। वो लड़की को कहता है कि इसे ऐसे सोचो जैसे टैग खेल रहे हैं, तो डर के बजाय मजा आ सकता है। याना उसे बेजान नजरों से देखती है। वह यकीन नहीं कर पा रही कि ये आदमी ज़ॉम्बी एपोक्लिप्स को बच्चों के खेल जैसा बता रहा है। वे लोग मजाक करना बंद कर देते हैं और याना कहती है कि उसका आज के लिए बस हो गया है, अब उसे सोना है। आखिरकार वो कई दिनों से सोई नहीं है। मिंजुन उनके लिए कंबल लाता है और आराम से उसके लिए बिस्तर लगाता है। याना को उसकी चाल पर शक होता है और तभी उसे बाथरूम के पास सोने का आदेश देती है। भाई को यह मंजूर नहीं है। वो याद दिलाता है कि ये उसका घर है और वो बाथरूम के पास नहीं सोना चाहता। याना कुछ नहीं कर पाती तो मान जाती है और कहती है कि वो किसी अजनबी के घर में है। वो मान जाती है और खुद ही उस जगह के पास सोने के लिए कहती है। उसकी बातें और भी अजीब हो जाती हैं जब वो कहती है कि अब वो सीढ़ियों पर बाहर सोने जा रही है। मिंजुन को उसकी बातें समझ नहीं आती और वो उसे अंदर बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन याना उसे याद दिलाती है कि ये उसका घर है, तो उसे आराम से सोने चाहिए, न कि याना को। फिर मिंजुन जोर देता है कि वो नहीं चाहता कि वो बाहर जाए। याना हंसती है और उसे चिढ़ाती है कि वो उसके एक मजाक पर ही फंस गया और कहती है कि उसे किचन में सोने में कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में बहस चलती रहती है और आखिरकार हमारा लड़का हार जाता है और उसे बाथरूम के पास ही सोना पड़ता है। फिर भी वो शुक्रगुजार है कि कम से कम सुरक्षित छत के नीचे है, क्योंकि यही सबसे जरूरी है। और भले ही उसे याना की मौजूदगी अच्छी लगती है, उसे लगता है कि वो बहुत बातें करती है जो मजेदार है और याना की थैंक यू करता है क्योंकि अब वो और अकेला नहीं है। रात ज़ॉम्बीज की कराहट के साथ गुजरती रहती है। तभी याना परेशान होती रहती है और सो नहीं पाती। वो अचानक मिंजुन को बुलाती है, जिससे वो घबरा जाता है। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि याना खुद उसे उसके कमरे में आकर उसे सोने की रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि याना को अकेले डर लग रहा है। मुझे ये सॉफ्ट सीन बहुत पसंद आया, जो दोनों किरदारों की असलियत और कमजोरियां दिखाता है, उनके स्वभाव के बावजूद। और बस वही होता है, हमारा लड़का उसके कमरे में आता है और कोने में बैठ जाता है। बाहर से ज़ॉम्बीज की आवाजें आ रही हैं। याना सोने की कोशिश करती है और सो भी जाती है, जबकि मिंजुन उसकी देखभाल करता है। फिर याना की नींद टूट जाती है और वह लेटे हुए ही बताती है कि उसने ऐसी डरावनी आवाजें कई बार सुनी हैं जब वो बाहर छुपी थी। फिर भी वो अब तक इन आवाजों की आदत नहीं डाल पाई है। ये डरावना है और अपनी बेबसी में वो कबूल करती है कि उसे अपनी माँ की याद आ रही है। लेकिन हमारा लड़का चुपचाप बैठा रहता है, एक शब्द भी नहीं कहता। फिर सुबह होती है और ज़ॉम्बी अब भी उतना ही शोरगुल कर रहे हैं। किस्मत से याना तो चैन से सो जाती है, जबकि मिंजुन बेचारा कई घंटों से जाग रहा है। मुझे ये सॉफ्ट सीन बहुत पसंद आया, जो दोनों किरदारों की असलियत और कमजोरियां दिखाता है। उनके स्वभाव के बावजूद मिंजुन को यह बात बहुत दिलचस्प लगती है कि वही लड़की जो सोने से डरती थी, अब इतनी गहरी नींद में सो रही है। सुबह के 9 बज चुके हैं। फिर याना आखिरकार जाग जाती है। वो तरोताजा महसूस कर रही है, लेकिन ये देखकर हैरान भी है कि मिंजुन जैकेट पहनकर बाहर जाने की तैयारी कर रहा है। फिर मिंजुन उसे समझाता है कि वो छत पर जाकर देखना चाहता है कि ऊपर की हालत कैसी है। ये सुनकर याना को तुरंत डर लगने लगता है कि कहीं कोई इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी अचानक छत पर आकर मिंजुन पर हमला न कर दे, जबकि मिंजुन पहले ही बता चुका है कि वहां ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मिंजुन इस बात को बहुत हल्के में लेता है और कहता है कि वो संभल कर रहेगा और ध्यान रखेगा। मिंजुन लड़की को भी साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन उसका उसे जोरदार इनकार मिलता है। तो अब अयाना को यहीं रुकना है, जबकि मिंजुन बाहर जा रहा है। फिर मिंजुन सीढ़ियों से जाता है और अचानक देखता है कि गेट के शीशे में दरार आ गई है, जो पहले नहीं थी। ये बुरी खबर है, क्योंकि हर चीज की एक हद होती है और शीशा ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। तभी उसे पीछे से याना की आवाज आती है, जो कहती है कि यहाँ बहुत बदबू है। वो मुड़कर देखता है तो हैरान रह जाता है कि याना चुपचाप उसका पीछा कर रही थी। याना को अच्छा महसूस नहीं हो रहा, लेकिन दोनों छत की ओर बढ़ते हैं। वहां जाकर मिंजुन को छत वाले लड़के की गर्लफ्रेंड की लाश मिलती है। उसे बेरहमी से मार दिया गया है और ये देखकर मिंजुन दुखी होकर प्रार्थना करता है,
याना बाहर ही इंतजार कर रही थी और राहत महसूस करती है कि अंदर कोई नहीं। मिंजुन उसे बुरी खबर देता है और कहता है कि उनके लिए अंदर जाना ठीक नहीं रहेगा। वे दोनों प्लान बनाते हैं कि आग जलाकर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर का ध्यान आकर्षित किया जाए, लेकिन इसके लिए उन्हें सही समय पर आग जलाने होगी। याना सलाह देती है कि अगर ऐसी चीज पहले से तैयार कर लें जो हेलीकॉप्टर की आवाज सुनते ही तुरंत जल जाए। जो सुन के मिंजुन कहता है कि आग इतनी तेज नहीं होगी कि हेलीकॉप्टर के जाने से पहले ही जल जाए। फिर याना सोचती है कि क्या उन्हें आसपास के बचे हुए बाकी लोगों को ढूंढना चाहिए। ये कहकर वो लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगती है ताकि कोई ध्यान दे, जो मिंजुन के मुताबिक बहुत बेवकूफ़ी वाला काम है, क्योंकि इससे ज़ॉम्बीज़ उनकी आवाज़ सुन सकते हैं और उनकी तरफ आ सकते हैं, जिससे टूटा हुआ शीशा और भी खतरे में पड़ सकता है। और इसी तरह ये दोनों उसी जगह अकेले फंस सकते हैं। जिसके बाद याना कहती है वो यहाँ ऊपर चढ़ के नहीं आ सकते। जो सुन के मिंजुन कहता है क्या पता एंट्रेंस गेट का शीशा कब टूट जाए। फिर सीन चेंज होता है और हम रूम में याना और मिंजुन को अकेले देखते हैं। जब वे दोनों अकेले होते हैं तो याना मिंजुन से उसका MBTI टाइप पूछती है। आसान भाषा में ये एक पर्सनैलिटी टेस्ट है जिसमें 16 तरह की पर्सनैलिटी होती है। आप भी इसे ऑनलाइन दे सकते हैं। वैसे मिंजुन ने इसके बारे में कभी नहीं सुना होता और याना बताती है कि वो पहले पर्सन से मिली है जो इन सब को यूज नहीं करता, और साथ ही कहती है फिर तो वो इंस्टाग्राम भी नहीं चलाता होगा, और अगर चलाता भी है तो उसके 50 से ज्यादा फॉलोअर्स नहीं होंगे। इस बात पर वो अपनी जान भी लगा सकती है। लड़की उसे बिना वजह ताने मार रही है। फिर लड़की पूछती है कि उसे जिंदगी में क्या पसंद है, उसकी हॉबीज, वो करता क्या है सारा दिन। जब वो गेमिंग और अपने पसंदीदा ज़ॉम्बी गेम रेज जेड के बारे में बताता है तो लड़की मिंजुन पर हंसती है। वो मजाक करती है कि अब तो असली जिंदगी में ही ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स आ गया है, अब उसे गेम खेलने की जरूरत ही नहीं है। MBTI टेस्ट की बात पर उसे लगता है कि मिंजुन 100% इंट्रोवर्ट है। आखिर वो एक ऐसा इंसान है जो हमेशा घर में बंद रहता है और सोशल एक्टिविटी से दूर रहता है, और स्कूल में भी बस अपने आप में रहता है। याना कहती है कि तुम्हारे जैसा पर्सन कभी भी एक्सट्रोवर्ट नहीं बन सकता। फिर वो पूछती है कि क्या वो ज्यादा प्लानिंग करने वाला है या स्पॉन्टेनियस, जो MBTI का एक और पहलू है। फिर मिंजुन कहता है ये बताना थोड़ा मुश्किल होगा और सोचता है कि ये लड़की बहुत बातूनी है, क्योंकि वो कभी भी मर सकते हैं और फिर भी उसकी बातें खत्म ही नहीं होती, क्योंकि उसे MBTI के बारे में कुछ नहीं पता। मिंजुन याना की पर्सनैलिटी को समझ नहीं पाता। हकीकत यह है कि ये वही लड़की है जिसने कभी उसकी तरफ आंख उठाकर देखा भी नहीं था, लेकिन अब वो उसी के साथ फंसा हुआ है। याना मिंजुन को खेल खेल में लात मारती है और लगातार बातें करती रहती हैं। इंट्रोवर्ट मिंजुन सोचता है कि ये अनुभव अच्छा है या नहीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उसे इस तरह से पाएगा। मिंजुन पूरी तरह से खोया हुआ है, जबकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा कुछ होगा। जब याना देखती है कि वो खोया हुआ है और उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा, तो जोर से मिंजुन का नाम पुकारती है और पूछती है कि वो उसे इग्नोर क्यों कर रहा है। मिंजुन को लात पड़ती है और वो होश में आ जाता है। उसे एहसास होता है कि वो कहीं खो गया था। ये देखकर याना हैरान रह जाती है और उसे बुरा लगता है कि कोई लड़का उसके सामने ऐसे खो सकता है, और सही भी है। आखिर मिंजुन भी कुछ कम नहीं है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। याना आराम से बैठी कॉमिक पढ़ रही है और पूछती है कि क्या मिंजुन ने कपड़े धो लिए हैं, क्योंकि उसे बहुत भूख लग रही है। लड़की बस बैठी है और मिंजुन पर निर्भर है, जिससे मिंजुन भी परेशान हो जाता है और सोचता है कि काश वो अकेला भाग जाए। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वो उसका नौकर बनकर रहे, जो उसके लिए कपड़े भी धोए। ये भी उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है कि वो अपने इमोशंस खुलकर नहीं दिखा पाता। बिजली ना होने की वजह से उसे हाथ से कपड़े धोने पड़ते हैं। वो शुक्र मनाता है कि पानी अभी भी आ रहा है, लेकिन खाने की हालत खराब है। सब कुछ निपटाकर वो याना को बताता है कि वो बाहर जा रहा है। मिंजुन को जाता देख याना उसे याद दिलाती है कि ज्यादा देर न करे। वो कहती है कि मिंजुन 30 मिनट के अंदर वापस आ जाए, यहां तक कि वो मंजन को देर होने पर धमकी भी देती है। मिंजुन सच में यहाँ असमंजस में है, लेकिन वो बाहर जाता है। उसकी मौजूदा दिनचर्या में कम से कम एक बार सुरक्षित रास्तों से मोहल्ले को चेक करना शामिल है। इन्फेक्टेड ज़ॉम्बियों के व्यवहार को ऑब्जर्व करने के बाद उसने कंक्लूजन निकाला है कि वे ठीक वैसा ही बर्ताव करते हैं जैसा गेम्स में दिखाया जाता है। यह रेबीज जैसी स्थिति है। वे सिर्फ जीवित इंसानों पर हमला करते हैं और मृत या अपने जैसे इन्फेक्टेड पर नहीं। इसके अलावा उसने देखा है कि उनकी नजर कमजोर है और वे दूर से आपको नहीं देख सकते, लेकिन यह विशेषता ज़ॉम्बी से ज़ॉम्बी में बदलती रहती है। और अगर आप 50 से 100 मीटर की दूरी पर हो तब तो वो बिल्कुल भी नोटिस नहीं करेंगे। उनकी सुनने की क्षमता बेहद तेज है, इसलिए मिंजन को बहुत सावधानी से चलना पड़ता है। आखिरकार ज़ॉम्बीज धूप से नफरत करते हैं और दिन में उतने सक्रिय नहीं रहते जितना रात में, और धूप के टाइम अपने आप को छुपा लेते हैं। इसी अहम बात की वजह से मिंजुन को लगता है कि उन्हें रात में बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना चाहिए। एक और बात जो उसकी नजर में आई है वो ये कि इन इन्फेक्टेड ज़ॉम्बियों का व्यवहार उसके खेले गए गेम्स जैसा ही है,
और कहता है कि ये उससे बहुत मिलता है। उसे लगता है कि शायद वो खुद ही भ्रमित हो रहा है दोनों स्थितियों की तुलना करके, या फिर ये बस एक अजीब संयोग है। लेकिन अगर ऐसा है, अगर ज़ॉम्बी सच में गेम्स जैसे ही हैं, तो मिंजुन को डर है कि सबसे बुरा टाइम अभी आना बाकी है और जल्द ही दुनिया का अंत निश्चित है। अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग में याना बोर हो रही है और कॉमिक्स पढ़ रही है, और वो सारी कॉमिक्स पढ़ चुकी है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। ऊपर से वो और ज्यादा चिढ़ गई है कि मिंजुन फिर से लेट है। उसकी झुंझलाहट और बढ़ जाती है जब उसे याद आता है कि मिंजुन ने उसे कई बार मना किया है और उसे इग्नोर किया है, जिसे अब उसे ठीक करना ही होगा। वाकई वो उसे एक गुलाम की तरह ट्रीट करती है। उसकी हैरानी तब और बढ़ जाती है जब उसे बाहर से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। ये उम्मीद की किरण लगती है, लेकिन असल में वो कुछ खास कर भी नहीं सकती। पिछली बार जब हेलीकॉप्टर आया था, इन लोगों ने आग लगाकर मदद की गुहार भी लगाई थी, लेकिन प्लान पूरी तरह फेल हो गया था और उन्होंने उसे पूरी तरह छोड़ दिया। और वक्त बीतता है। अब याना सच में घबराने लगती है। वो बेचैनी में अपने नाखून चबा रही है और मिंजुन के लौटने का इंतजार कर रही है। मिंजुन को बाहर गए 1 घंटे से ज्यादा हो गया है और वो अब तक घर नहीं लौटा, जो उसकी चिंता बढ़ाने के लिए काफी है। उसे लगता है कि शायद उस पर हमला हो गया होगा। अपने डर को छुपाने के लिए वो मन ही मन कसम खाती है कि उसके लौटने पर वो उसे बहुत पीटेगी। उसे लगता है कि शायद मिंजुन को मार खाने में ही मजा आता है और मार खाके ही वो याना की बात मानता है। साथ ही याना पूरी तरह ठान चुकी है कि वो कल सुबह से उसे बाहर नहीं जाने देगी। लेकिन मजे की बात यह है कि सूरज ढलने तक वो उसका इंतजार करती रही और मिंजुन फिर भी नहीं लौटता। और उसे याद आता है जब मिंजुन ने कहा था, अगर उसे आने में 1 घंटे से ज्यादा हो जाए तो याना समझ जाए कि मिंजुन भी इन्फेक्टेड हो गया है। याना बहुत घबरा गई है और दुआ कर रही है कि मिंजुन कहीं मरा ना पड़ा हो। सूरज डूबने के बाद और भी ज्यादा इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी उसका शिकार करने निकलेंगे। वो डर के मारे कांप रही है और लगभग मान ही लेती है कि अब मिंजुन वापस नहीं आएगा। लड़की डर के मारे प्रार्थना करती है कि वो लौट आए, क्योंकि उसे फिर से अकेले रह जाने का डर है। इसी के साथ उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी। गेट पर मिंजुन की आवाज आती है। मिंजुन का दिल सोने का था और वो लौट आया। वो याना कुछ दिखाना चाहता है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि याना इतनी टूटी हुई दिखेगी। याना की आंखें आंसुओं से भरी हैं और वो रोने के कगार पर है। आखिरकार वो उसे 3 घंटे से भी ज्यादा समय तक अकेला छोड़कर गया था। सबसे पहले वो उसे उसकी बेवकूफी के लिए घूंसा मारने जाती है, लेकिन मिंजुन उसे रोकता है और दिखाता है कि वो क्या लाया है। उसने हेलीकॉप्टर से गिरे पर्चे को इकट्ठा किया था। वो खुद सारे पर्चे लेने गया था, इसी वजह से उसे देर हो गई। याना हैरान रह जाती है जब वो पर्चा पढ़ती है। उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। फिर मिंजुन उसे समझाता है कि ये गंगबुक को पूरी तरह से लॉकडाउन किए जाने की घोषणा है और ये उनके लिए परेशानी की बात है, क्योंकि वे वहीं रहते हैं। अब सिर्फ 1 दिन बाकी है लॉकडाउन होने में। ऐसे में उनके लिए बचना नामुमकिन हो जाएगा। फिर मिंजुन उसे पर्चे का पिछला हिस्सा पढ़ने को कहता है, जिसमें अलग अलग एरिया के सिक्योरिटी स्टेटस के बारे में बताया गया है। पर्चा पढ़ के पता चलता है कि उनके मोहल्ले में इन्फेक्टेड रेशियो बाकी इलाकों के मुकाबले काफी कम है। कुछ जगहें सुरक्षित हैं तो कुछ को बेहद खतरनाक घोषित किया गया है। मतलब अगर कोई उन इलाकों में जाए तो बेवकूफ ही होगा। जिनमें से पता चलता है कि जोंगमुंगडोंग में सावधानी बरतने की जरूरत है, और इसके अलावा उनके आसपास के इलाके जैसे दोंगडिमुन, योंगस्वांग एंड सोंगनोंग बेहद खतरनाक है। ऊपर से सबसे बुरी बात यह है कि उनका इलाका भी जल्द ही बेहद खतरनाक इलाकों में शामिल हो जाएगा। तो एक ही जगह टिके रहने का उनका पहला प्लान अब उनके खिलाफ हो जाता है। फिर मिंजुन समझाता है कि यहां रहना और रेस्क्यू का इंतजार करना सबसे बेकार चॉइस है। तभी याना पूछती है कि क्या उनके पास बचे हुए समय में एरिया छोड़ने का कोई तरीका है। वो सवाल पर सवाल किए जा रही है, लेकिन जब याना बोल रही है, मिंजुन दोनों के लिए दिमाग लगा रहा है और सोचता है कि आखिर कितना डरावना होगा वो बेहद खतरनाक इलाका। हालांकि उसे पर्चे की बातों पर शक है, फिर भी वो कुछ और कर भी नहीं सकता। नान और वुजांग बुक जैसे इलाकों में जाना तो बिल्कुल नामुमकिन है, इसलिए वे सियोल के उत्तर की ओर नहीं जा सकते। मिंजुन उनका प्लान बताता है। अब उन्हें हर हाल में हान रिवर तक पहुंचने का हर मौका इस्तेमाल करना होगा। सबसे तेज रास्ता वहां पहुंचने का शांगडोंग या डोंग डेमून से होकर जाता है, लेकिन क्योंकि ये इलाके खास तौर पर खतरनाक बताए गए हैं, इसलिए उन्हें अपनी किस्मत पर भरोसा करके पूर्वी इलाके से जाना होगा। समय कम है, इसलिए उन्हें अब जल्दी करनी होगी। मिंजुन आगे कहता है कि उन्हें यंग चांडोंग एरिया को निशाना बनाना चाहिए, जो थोड़ा घूमकर है पर सुरक्षित भी है। उसे सेना या पुलिस पर भी भरोसा है कि वे सुरक्षित क्षेत्रों को संभाले रखेंगे, जिससे बचने की संभावना और बढ़ जाती है। याना उनके बेहतरीन प्लान को सुन के बिना शब्दों के रह जाती है। उसने अब तक उसे एक हारा हुआ इंसान ही समझा था, लेकिन अब पता चला कि वह वाकई इस मुश्किल से निकलने का प्लान भी बना सकता है। मिंजुन मजाक के मूड में नहीं है
और तुरंत निकलने की बात पर जोर देता है, जो सुन के याना हिचकिचा रही है और जाने के लिए तैयार नहीं लगती। वह आखिरकार रात का खाना खाना चाहती है, यहाँ तक कि मिंजुन भी मानता है कि सुबह जल्दी निकलना ज्यादा समझदारी होगी, क्योंकि रात में ज़ॉम्बी ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। साथ ही वह उनके सुरक्षित जोन में पहुंचने की संभावना को लेकर भी काफी शक में है। याना फिर रिक्वेस्ट करती है कि वे कुछ दिन और रुकें, शायद कोई उन्हें बचाने आ जाए। उसकी इस सोच से मिंजुन और भी सख्त हो जाता है। वह ठंडेपन से कहता है कि अगर वह यहाँ बेसमेंट में मरना चाहती है तो उसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वह कल हर हाल में निकल जाएगा। लड़की के पास कोई जवाब नहीं होता और उसे मानना पड़ता है। वह मान जाती है और अपना खाना और सामान पैक करने लगती है, जिसके बाद वो एक और बैग मांगती है। हमारा लड़का उसे एक कैरियर बैग देता है जिसे वह इस्तेमाल कर सकती है। अगले दिन सूरज निकल चुका है और अब उनके निकलने का समय भी आ चुका है। भले ही आना नहीं चाहती, लेकिन उसे जाना ही होगा। साथ ही मिंजुन पूछता है कि क्या वह अपने पापा के अस्पताल को पीछे छोड़ने के लिए तैयार है। उसे याद आता है कि उसके पिता अस्पताल में काम करते हैं, तो मिंजुन सोचता है कि याना को कम से कम एक बार वहां जाकर देखना चाहिए, शायद वो वहां हो। फिर जवाब में याना उलझन और चिंता भरी नजर दिखाती है। फिर वह अपना चेहरा बदलती है और फिर कहती है कि उन्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके माता पिता पहले ही गंगबुक से सुरक्षित निकल चुके हैं। यही सच है जो वह पहले नहीं बता पाई थी, कि उसके अपने माता पिता उसे पीछे छोड़ गए। ये सुन के मिंजुन के पास कहने के लिए कुछ नहीं होता और वह कुछ नहीं बोलता। वे बाहर निकलते हैं और धीरे धीरे और चुपचाप चलते हैं। फिर मिंजुन रास्ता दिखाता है और उनके लिए रास्ता साफ करता है। इस तरह वे एक गली पार कर लेते हैं, भले ही वहां ज़ॉम्बी घूम रहे थे। वे चलते रहते हैं जब तक कि वे पूरी तरह से मोहल्ले से बाहर नहीं निकल जाते। याना वास्तव में हैरान है कि अब तक उनके लिए भागना कितना आसान रहा है। उसे लगता है कि जब वह मिंजुन के घर गई थी तो उसकी पिछली प्रतिक्रिया ने उसे हकीकत से ज्यादा डरा दिया था। हालांकि ऐसा अभी भी है। हमारा लड़का उसे अंधेरे इलाकों से सावधान रहने को कहता है, क्योंकि वहां ज़ॉम्बी ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। यह सच है कि धूप में ज़ॉम्बी उतने आक्रामक नहीं होते, लेकिन हर ज़ॉम्बी के लिए ऐसा नहीं है। वे काफी दूर चल चुके हैं और याना हैरान है कि यंग चोंगडोंग इलाका कितना दूर है। मिंजुन उसे चलते रहने के लिए प्रोत्साहित करता है, भले ही वह शिकायत कर रही है कि ऐसी स्थिति में उनके पास साइकिल क्यों नहीं है। हमारा लड़का उसकी बातों से सहमत होते हुए याद दिलाता है कि वे शेयर स्कूटर इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि नेटवर्क काम नहीं कर रहा। लेकिन जो बात उसे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये कि सारी साइकिलें कहीं गायब हो गई हैं। याना अचानक 5 मिनट का ब्रेक मांगती है, क्योंकि वे काफी दूर आ चुके हैं और उसके पैर दुख रहे हैं। मिंजुन सोचता है और उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि चलो कैफे चलते हैं और कॉफी पीते हैं। उसकी ये हिम्मत याना को परेशान करने लगी है जब से वे उसके घर से निकले हैं, और सोचती हैं एक बार वो सेफ जोन में पहुंच जाए वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। वह उस पर चिल्ला रही है। तभी मिंजुन कहता है कि शांत रहो, वरना आसपास के ज़ॉम्बीज सुन लेंगे और तुम एक मांस का टुकड़ा बन जाओगी। और समय बीतता है, लेकिन वे अब तक वहां नहीं पहुंचे जहां उन्हें पहुंचना था। मिंजुन चालाकी से याना को ये कहकर घसीटता रहता है कि वह बस पहुंच ही गए। वह लगातार चलता रहता है और साथ ही उसकी शिकायतें सुनता रहता है। फिर याना मिंजुन को कहती है, तुमने कहा था कि हम बस पहुंच ही गए। जो सुन के मिंजुन कहता है, बस थोड़ा और। इन्हीं सब के बीच मिंजुन सोचता है चलते चलते याना की कंप्लेंट्स को सुनना और ज़ॉम्बीज का ध्यान रखना उसे और भी ज्यादा सेंसिटिव बना देती है। वह उसे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा है और याना उससे पानी पीने को कहती रहती है, पर हमारा सख्त लड़का ये कहकर कि पानी बहुत कीमती है उसे पानी पीने भी नहीं देता और कहता है कि इसे बाद में पीना। फिर चलते चलते दोनों एक बड़ी बैरिकेड के सामने पहुंचते हैं जो इलाकों को अलग करती है। मिंजुन बताता है कि वे आखिरकार पहुंच गए हैं और इतनी बड़ी बैरिकेड देखकर वह और भी पक्का हो जाता है कि वे सुरक्षित हैं। याना बचने की उम्मीद में खुशी मनाती है, लेकिन मिंजुन को कुछ खटक रहा है। मिंजुन परेशान है कि वहां कोई गार्ड या देखने वाला क्यों नहीं है जो बैरिकेड को सुरक्षित रखे। साथ ही याना ने अब तक कोई इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी नहीं देखा या सुना, तो जगह अब तक ठीक लग रही है। अचानक याना सुझाव देती है कि वे थोड़ी देर छुप जाएं ताकि आराम कर सकें। वे बिना रुके चल रहे हैं, लेकिन मिंजुन ये भी नहीं मानता। ये आदमी डेविड गॉगिंस बनने की ट्रेनिंग कर रहा है। वह उसे कहता है कि इतना ड्रामा बंद करो और बस साथ चलो। उसके शब्द और सख्त हो रहे हैं और याना उसकी इस हिम्मत पर उसे गालियां देती है। खैर, इसी तरह उनकी बहस की शुरुआत हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और मिंजुन ठंडेपन से उसे देख रहा है। उसकी हैरानी तब और बढ़ जाती है जब वह सच में माफी मांग लेती है, लेकिन यही बात अब मिंजुन को चौंका रही थी। हमारा लड़का डर के मारे कांप रहा है क्योंकि ज़ॉम्बी पूरी रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। ज़ॉम्बीज को आता देख मिंजुन जोर से कहता है, पीछे देखो। जैसे ही याना पीछे देखती है वो ज़ॉम्बीज को देखकर चीख उठती है, जबकि मिंजुन उसका हाथ पकड़ता है और दोनों पूरी ताकत से भागने लगते हैं। किस्मत से वे ज़ॉम्बीज से तेज हैं, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा कि एक सुरक्षित मोहल्ला अचानक अनगिनत ज़ॉम्बी से कैसे भर गया। मिंजुन सुझाव देता है कि अभी भागना ही सही है और सौभाग्य से
आगे उन्हें एक सर्वाइवर दिख जाता है। वह आदमी उन्हें अंदर बुला लेता है और वे जल्दी से गेट बंद करने की कोशिश करते हैं। याना हैरान है कि मिंजुन उसके लिए इतना कुछ कर रहा है और साथ ही उसे छुपने के लिए भी कह रहा है। उस आदमी की मदद से वे जगह को बंद करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ज़ॉम्बी बैरिकेड तोड़कर अंदर घुस जाता है। बैरिकेड टूटते ही वह आदमी उन्हें अपनी जान बचा के भागने को कहता है। याना को डरा हुआ देखकर मिंजुन उसे पीछे की ओर भागने के लिए कहता है। दोनों आगे की ओर दौड़ रहे हैं, उनके पीछे ज़ॉम्बी लगा हुआ है। भागते भागते वे एक बैरिकेड के पास पहुंच जाते हैं। फिर मिंजुन उसे फर्नीचर के ऊपर चढ़ने में मदद करता है। दुर्भाग्य से उन्हें अगले गेट तक पहुंचने के लिए एक ऊंची छलांग लगानी पड़ती है। किस्मत से दोनों सुरक्षित उतर जाते हैं, लेकिन याना बुरी तरह गिरती है और उसका पैर मुड़ जाता है। भाई का दिन बहुत खराब चल रहा है। वह उसकी इतनी सारी परेशानियां झेल रहा है और अब लड़की फिर से मुसीबत में पड़ गई है। ज़ॉम्बी अब बहुत पास आ चुके हैं और बस पहुंचने ही वाले हैं। इसी वक्त मिंजुन को एक बड़ा फैसला लेना पड़ता है। वह लड़का अपने अतीत को याद करता है। उसे याना की कई बातें याद आती हैं, जब याना ने उसे लड़ने के लिए, अपने बुलिस का सामना करने के लिए प्रेरित किया था। और उसे यह भी याद आता है कि अगर वह ऐसे ही जीता रहा तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए इसी पल में वह बहादुर बनने का फैसला करता है। वह अपने कोट में से एक ब्लेड निकालता है, मौत को गले लगाने के लिए तैयार। ये देख के याना की हैरानी से मिंजुन को देखने लगती है। तभी मिंजुन याना की रक्षा करने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है। भले ही मौत उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही हो, मिंजुन कायरों की मौत मरने से इनकार कर देता है और ज़ॉम्बीज का सामना करने का फैसला कर लेता है। अचानक एक मोटरसाइकिल की तेज आवाज सबका ध्यान खींच लेती है। कोई चिल्लाकर मिंजून को झुकने के लिए कहता है, क्योंकि मोटरसाइकिल पीछे से अचानक आ जाती है। मिंजून पूरी तरह चौंक जाता है और उसके चेहरे पर हैरानी और उलझन दिखती है। मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति एक ज़ॉम्बी के सिर पर बल्ले से वार करता है। जब वह आदमी ज़ॉम्बी को मार रहा था, पीछे से उसका दोस्त आकर कहता है, बहुत अच्छा शॉट था, और आगे कहता है, उस ज़ॉम्बी को भी पकड़ो। वह आदमी और उसके दोस्त दोनों ज़ॉम्बी को मारते हुए कहने लगे, मर जाओ कमीनो। मिंजू ने येना को उठने में मदद की। दोनों थोड़े कंफ्यूजन में थे। ज़ॉम्बी को मारने के बाद एक हमलावर हंसते हुए कहता है, सच में मेरे पहले अटैक का इम्पैक्ट तो बहुत ज्यादा अच्छा था, और बाइक के ऊपर बैठ के अटैक करना तो सच में बहुत ज्यादा ही मजेदार होता है। तभी वह हमलावर पीछे मुड़कर खड़ी हने येना को देखता है, जो डरी हुई है। उसने उसे पहचान लिया और नाम लेकर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर हमलावर हमारे मिंजून की तरफ देखते हुए बोलता है, मैं तो वही सोचूं, ये कमजोर बंदा कौन है। हमारा लड़का ये आवाज सुनने के बाद बहुत ज्यादा ही घबरा जाता है और सोचता है कि अब तो वह पूरी तरह फंस गया है, और सोचता है क्या उसे इससे ही मिलना था सारी दुनिया में, क्योंकि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि सोंगबिन था। बल्लाली पार्क सोंगबिन आता है। वह मिंजून को बेवकूफ कहता है और पूछता है कि वह येना के साथ क्यों है। मिंजून को पछतावा होता है कि वह यहाँ ऐसे व्यक्ति से मिल गया जिससे वह संक्रमित लोगों से भी ज्यादा बचना चाहता था। मिंजून के हाथ में चाकू देखकर संगबिन उसका मजाक उड़ाता है, क्या तुम इसी से ज़ॉम्बी से लड़ोगे? मैंने सोचा था कि तुम एक कायर हो, लेकिन तुम तो बहुत सीरियस हो। मैं गलत था। फिर वह पूछता है कि क्या दोनों सड़क पर एक दूसरे से टकराए। उसे उनकी जोड़ी अजीब और मजेदार लगती है। लड़की येना ग्रुप का धन्यवाद करती है और कहती है कि अगर वे ना होते तो वह बच ना पाती, लेकिन सांगबिन उसका मजाक उड़ाता है कि उसने उसकी जान बचाई। फिर सोंगबिन पूछता है कि याना कहाँ जा रही थी। वो उसे उनके साथ चलने का न्योता देता है, कहता है कि उसके पास एक सुरक्षित जगह है जहां दर्जनों सर्वाइवर्स और कुछ बड़े लोग भी हैं। मिंजिन बातचीत को संदेह से सुनता है, जिसके बाद याना कहती है क्या सच में वह जगह सेफ है? जिसके बाद सोंगबिन कहता है, हाँ, वहाँ एडल्ट्स भी हैं। वह जगह पूरी अच्छे से लॉक्ड है, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर मिंजिन बीच में टोकता है और पूछता है कि क्या उन्होंने सुना है कि गंगाबुक बंद हो रहा है और क्या उन्हें अब वहां से जाना नहीं चाहिए। सोंगबिन हंसता है, कहता है कि उसके लिए अब बहुत देर हो चुकी है, जिसे सुन के मिंजन पूछता है इसका क्या मतलब। जिसके बाद सोंगबिन कहता है ये बहुत लंबी कहानी है। वो उन्हें अपने छुपने की जगह चलने का न्योता देता है, कहता है कि वहां जाकर सब समझाएगा, और येना को मोटरसाइकिल के पीछे बैठने को कहता है। सोंगबिन येना से कहता है कि वो बैठ जाए। येना धन्यवाद करती है और मान जाती है। उनमें से एक दोस्त पूछता है कि अगर येना स्कूटर पर जाएगी तो वह कैसे जाएंगे। सोंगबिन जवाब देता है कि दोनों लड़के शक्ति बोर्ड शेयर कर सकते हैं। क्लोजअप में सोंगबिन की नजरें दिखती हैं जैसे वो खुश या कोई योजना बना रहा हो। येना थोड़ी उलझन में और असहज दिखती है। एक साथी सोंगबिन से फुसफुसाकर पूछता है कि क्या येना को साथ ले जाना सही है। लड़की सुन लेती है और पूछती है कि उसका मतलब क्या है। सोंगबिन जल्दी से कहता है, कोई बड़ी बात नहीं, बस उसे बाइक पर बैठने दो। येना कुछ पल हिचकिचाती है, पीछे मुड़कर फिर सोंगबिन से मिंजिन के बारे में पूछती है, याद दिलाती है कि उसे भी साथ जाना है और पूछती है कि उसे कैसे ले जाएंगे। हमलावर हैरान हो जाता है उसके सवाल से। सोंगबिन के दोस्त पूछते हैं कि मिंजिन का क्या करें। कोई सुझाव देता है कि उसे यहीं छोड़ दो। दूसरा कहता है कि वो लूजर सिर्फ देरी करेगा और वैसे भी उन्हें खाना बचाना है। येना इस विचार से थोड़ी उदास हो जाती है।
फिर वो उनसे मिंजिन को भी साथ ले जाने की विनती करती है। सोंगबिन मान जाता है, कहता है कि एक और इंसान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अचानक मिंजून मना कर देता है। मिंजून उनके प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहता है कि भूल जाओ, क्योंकि वह नहीं जाएगा। सियांग बिन उसके जवाब से हैरान रह जाता है। मिंजून कहता है कि वह खुद ही सब संभाल लेगा, उसके पास जाने की एक जगह है, ये ना। मिंजून के फैसले से चिंतित दिखती है। मिंजिन जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन सोंग बिन उसे रोकते हुए कहता है कि थोड़ा रुक जाओ। बुली को फिर से अनदेखा किए जाने पर गुस्सा आ जाता है। वह पूछता है कि क्या मिंजून को पिछली बार याद है, और धमकी देता है कि अगर फिर से अनदेखा किया तो वह उसे खत्म कर देगा। वह कहता है कि अब देश खत्म हो चुका है, इसलिए वह मिंजून को बिना किसी परेशानी के सबक सिखा सकता है। वह पूछता है कि क्या मिंजून चाहता है कि वह उसे भी वैसे ही चोट पहुंचाए जैसे उसने उन प्राणियों को पहुंचाई थी। मिंजून धमकियों के बावजूद शांत चेहरा बनाए रखता है और बुली का सामना करता है। सोंग बिन मिंजिन को वहां जाने को कहता है, उसे फिर से लूजर बुलाता है। अचानक येना बीच में दखल देती है, पूछती है कि क्या पार्क सोंग बिन पागल हो गया है। वह सवाल करती है कि उसने मिंजिन को चोट पहुंचाने की बात क्यों की। वह याद दिलाती है कि पिछली बार भी सियोंग बिन ने ही मिंजिन को मारा था, और कहती है कि उसमें कुछ भी नहीं बदला है। लड़का थोड़ा नर्वस दिखता है। फिर एक पिछला पल दिखाया जाता है जिसमें सोंग बिन अपने दोस्त चांगमन से बात करता है। वह सुझाव देता है कि अगर येना उनके साथ चली जाए तो आज सही मौका होगा, और पूछता है कि क्या दोस्त कुछ ट्राई करना चाहता है। चांग कहता है कि उसने येना की फोटोज ऑनलाइन देखी है, उसे लड़की बहुत सुंदर लगी, और पूछता है कि क्या वह असल में भी वैसी ही है। सियांग बिन हंसते हुए पुष्टि करता है, दोस्त उसकी सुंदरता से प्रभावित है। चांगमन फिर पूछता है कि पार्क सोंग बिन येना को क्यों तंग कर रहा है। वह दोनों के बारे में एक भद्दा मजाक करता है और जोर से हंसने लगता है। मिंजिन यह सब सोचकर घबरा जाता है और उसके माथे पर पसीना आ जाता है। सिन जल्दी से येना से माफी मांगता है, कहता है कि वह उसके सामने थोड़ा ज्यादा वाइल्ड हो गया था। येना उसे डांटती है कि दोबारा ऐसा न करे। वह फौरन मान जाता है, जिससे सब हैरान रह जाते हैं। मिंजिन सियांग बिन से माफी मांगता है, कहता है कि वह उनके ग्रुप के साथ जाने का फैसला करता है। बुली कुछ पल के लिए मिंजिन को गंभीर और अनपढ़ी जा सकने वाली नजर से देखता है। फिर सियांग बिन हल्की सी मुस्कान देता है, कहता है कि यह बेहतर है। वह कहता है कि अब अकेले जाना मतलब खुद को खतरे में डालना है। लड़का सुझाव देता है कि पहले छुपने की जगह चलें, वहां आराम करें, और कल वह मिंजिन को मोटरसाइकिल से उसकी मंजिल तक छोड़ देगा। दृश्य कट जाता है और एक टूटी फूटी कार दिखती है। फिर कैमरा इमारतों और गलियों के बीच रास्ता दिखाता है, जिससे पता चलता है कि ग्रुप अब किस दिशा में जा रहा है। अब वे उस जगह पहुंचते हैं। सियांग बिन रास्ता दिखाता है जो किसी गैराज या गोदाम जैसा लगता है। प्रवेश द्वार पर चेतावनी के बोर्ड लगे हैं। ग्रुप अंदर जाता है। सोंग बिन तंज कसते हुए पूछता है कि क्या मिंजिन पहले यहाँ आया है। चश्मे वाला लड़का उलझन में है, पूछता है कि वे कहाँ हैं। मिंजिन अचानक जगह पहचान लेता है। यह वही रास्ता है जो छोड़ी गई कंस्ट्रक्शन साइट की ओर जाता है, वही जगह जहां पार्क सियोंग बिन उसको मारा करता था। लड़का सोचता है कि क्या वे अब इसे छुपने की जगह के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। एक लड़का मिंजिन पर चिल्लाता है, उसे बेवकूफ कहता है कि उसने बैरिकेड में जगह छोड़ दी थी। वह मिंजिन से कहता है कि खुद जाकर उसे ठीक करे। येना ये सब देखती है, और जब बाकी लोग ध्यान नहीं दे रहे होते, मिंजिन धीरे से येना को नाम लेकर बुलाता है। लड़की उलझन में उसकी ओर देखती है। वह फुसफुसाकर कहता है कि उसे सच में नहीं लगता कि उनके साथ जाना सही है, और सुझाव देता है कि वे मौका देखकर वहां से भाग जाए। येना उसकी बात सुनती है, उसकी बात को सोचती है। मिंजिन कहता है कि उसे बुरा एहसास हो रहा है, लगता है कि उनके साथ कुछ बुरा हो सकता है। पूरी स्थिति सही नहीं लग रही। येना उल्टा उसे चिंता न करने को कहती है, बाकी सबको बेवकूफ कहती है, और कहती है कि सियोंग बिन तो बचपन से उसका क्लासमेट रहा है और नौकरी भी। येना आगे कहती है कि अगर सोंग बिन ने फिर कुछ किया तो वह मिंजिन की रक्षा करेगी। पूछती है कि क्या वह समझ गया। साथ ही वह बताती है कि वहां और भी सर्वाइवर्स और वयस्क छुपे हैं। मिंजिन कहता है कि क्या वह सच में इस पर 100% यकीन करती है। लड़का कहता है कि येना के लिए वे सिर्फ दोस्त हैं, लेकिन वह अच्छी तरह जानता है कि ये लोग कैसे हैं। मिंजिन कहता है कि क्या येना अब भी पार्क सोंग बिन को सिर्फ एक पुराने क्लासमेट रूप में ही देखती है। लड़की कुछ पल के लिए चुप रहती है। उसके चेहरे पर एक अनपढ़ी जा सकने वाली अभिव्यक्ति होती है। अचानक येना पार्क सियांग बिन को पुकारती है, जो ग्रुप से दूर जा रहा था। फिर वह कहती है कि वे दोनों अभी यहां से वापस जाएंगे। येना समझाती है कि उसने सुना है कि उसके माता पिता सियाप्यांग शेल्टर में हैं, इसलिए वह वहां जाने का सोच रही है। वह जोर देती है कि अगर वे आज नहीं गए तो बहुत देर हो जाएगी। ग्रुप में से एक लड़का हैरान होकर पूछता है कि क्या वाकई सियाप्यांग में कोई शेल्टर है। पार्क सोंग जवाब देता है कि उसकी जानकारी के अनुसार सियाप्यांग पूरी तरह नष्ट हो चुका है। येना और मिनजिन यह सुनकर हैरान रह जाते हैं। बुली सवाल करता है कि वह उस बेवकूफ मिंजिन के साथ अकेले बाहर जाने का जोखिम क्यों ले रही है। वह सुझाव देता है कि आज आराम कर ले और कल उनके ग्रुप के साथ चले। येना उसके प्रस्ताव पर थोड़ा हिचकिचाती है,
लड़की फिर भी जोर देती है कि यह काफी जरूरी है। कहती है कि वे अब भी निकलेंगे। मिंजिन की ओर मुड़कर येना उसे चलने के लिए कहती है, हल्की सी मजबूरी भरी हंसी के साथ। जैसे ही वह जाने लगते हैं तभी उनमें से एक अपने बल्ले से येना को रोकता है। तभी पार्क बिन लड़की के सामने आकर उसका नाम गंभीरता से पुकारता है। वह फिर दोहराता है कि अगर वह बाहर जा रही है तो उनके साथ अगले दिन जाए। फिर बुली इशारा करता है, पूछता है कि क्या उसके और मिंजिन के बीच कुछ चल रहा है और अचानक दोनों के बीच क्या हो रहा है। इस पर शक भरी हंसी के साथ सवाल करता है। येना गंभीरता से पार्क सोंग बिन को घूरती है, मुट्ठी बंद करते हुए, और दोबारा कहती है कि वह बाहर जा रही है। वह पूछती है कि क्या वह सच में उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। मिंजिन यह सब देखता है और सोचता है कि उसे पहले से ही इसका अंदाजा था। स्थिति को शांत करने की कोशिश में मिंजिन येना से कहता है कि चलो अंदर चलते हैं, वे सोंग बिन के ग्रुप से बात कर लेंगे, और जोड़ता है कि वैसे भी सूरज डूबने वाला है। लड़की चुप रहती है, जैसे वह इस बात पर विचार कर रही हो। अंत में ज्यादा विकल्प न होने पर येना और मिंजिन पार्क सोंगबिन और उसके ग्रुप के साथ सुरंग में चले जाते हैं। ग्रुप एक इमारत पर पहुंचता है जो उनकी बेस जैसी लगती है। वहां चारों ओर अस्थायी बैरिकेड्स लगे हैं। मिंजिन उस संरचना को देखता है और कहता है कि यही उनकी जगह है। वह देखता है कि संक्रमितों को बाहर रखने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं। सोचता है कि उन्होंने कोशिश तो की है, लेकिन निर्माण अभी भी थोड़ा कमजोर लगता है। उसके बगल में येना असहज और चिंतित दिखती है। लड़की की चिंता देखकर मिंजिन धीरे से उसका हाथ पकड़ता है। वह उसे सिंपैथी देने के लिए कुछ कहने की तैयारी करता है। मिंजिन फिर कहता है कि चिंता मत करो, वह उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। येना लड़के के सिंपैथी देने वाले शब्द सुनकर हैरान रह जाती है। अचानक एक तेज आवाज दोनों को डरा देती है। येना चीखती है और अपने कान ढक लेती है। वह कहती है कि वह डर गई। आवाज इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी लोगों के सुरक्षा कवच को पीटने से आई थी। येना डर से चिल्लाती है, पूछती है कि क्या यह जगह सुरक्षित है, और कहती है कि इसका कुछ किया जाए। पार्क सियांग बिन उसके डर को हल्का बताते हुए कहता है कि वह रिलैक्स करे और गारंटी देता है कि वे ज़ॉम्बीज अंदर नहीं आ पाएंगे। लड़की जवाब देती है कि बैरियर कमजोर लग रहा है। चारों ओर देखते हुए मिंजिन नोटिस करता है कि वे पूरी तरह इन्फेक्टेड से घिरे हुए हैं। वह सोचता है कि कौन पागल होगा जो ऐसी जगह शेल्टर बनाएगा। सोंगबिन फिर सीढ़ियों की ओर इशारा करता है, कहता है कि ऊपर चलो। मिंजिन अंदाजा लगाता है कि वे दूसरी मंजिल पर जा रहे हैं। सोचता है कि सीढ़ी खींच लेने से ज़ॉम्बी पीछा नहीं कर पाएंगे। सीढ़ियां चढ़ते हुए मिंजिन थोड़ा तनाव में दिखता है। ऊपर पहुंचने पर ग्रुप का एक लड़का किसी हाईयांग को सूचना देता है कि वे आ गए हैं। मिंजिन और येना उनके पीछे पीछे नए माहौल में प्रवेश करते हैं। ऊपरी मंजिल में पहुंचने पर वे देखते हैं कि वहां और लोग इकट्ठा हैं। यह दृश्य देखकर मिंजिन हैरानी से आवाज निकालता है। एक स्टूल पर बैठा एक बहुत भारी भरकम आदमी दोनों के आने पर उत्साहित दिखता है। सोंगबिन जल्दी से समझाता है कि दोनों उसके स्कूल के हैं और येना का जिक्र करता है। पूछता है कि क्या उस बड़े आदमी ने कभी उसका नाम सुना है। आदमी तुरंत नाम पहचान लेता है और अपना परिचय देता है। वह कहता है कि उसका नाम ली बोंग्यू है। वह 19 साल का है और उसका खुद का बिजनेस है। वह बताता है कि वह येना से मिलना चाहता था और यहां तक कि उसे ऑनलाइन इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करता था। पूछता है कि उसने उसे क्यों स्वीकार नहीं किया। मिंजिन को याद आता है कि सोंगबिन ने पहले भी यह नाम लिया था। येना उसके इस व्यवहार से साफ अनकंफर्टेबल है। वह सोचती है कि उसने कभी उसका नाम नहीं सुना और मन ही मन उसे अजीब शक्ल वाला कहती है। बोंग्यू लड़की के पास आता है, जोर देता है कि वहां रहना बहुत सुरक्षित है। येना फिर भी बताती है कि उसने अफवाहें सुनी हैं कि गंगबुक जल्द ही आइसोलेट हो जाएगा, जिससे वहां रहना डेंजरस हो जाएगा। बोंग्यू उन अफवाहों को बकवास बताते हुए दावा करता है कि सभी सड़कें और नदी पहले ही बंद हो चुकी हैं और अब वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उन्हें वहीं रेस्क्यू का इंतजार करना होगा। वह भारी भरकम लड़का यहां तक डींग मारता है कि उनके पास आराम से खाने पीने और सोने का पूरा इंतजाम है। एक सामान्य दृश्य में दिखता है कि उन्होंने इमारत के अंदर ही एक टेम्पररी कैंप बना रखा है। टेंट, कैंपिंग चेयर, टेबल और एक कोने में बहुत सारा सामान जैसे गैसोलीन के गैलन, लकड़ी और कुछ तख्ते रखे हैं। करीब से देखने पर मिंजिन एक इम्प्रोवाइज्ड बैरिकेड देखता है जो अलग अलग फर्नीचर और मलबे से बनाया गया है। मिंजिन को उस स्ट्रक्चर पर यकीन नहीं होता। वह सोचता है कि क्या उन्होंने सच में यह सब खुद बनाया है। फिर लड़का एक और संभावना पर विचार करता है, शायद वे किसी पहले से बने शेल्टर में घुस आए हैं। बोंग्यू सोंगबिन से पूछता है कि क्या उसे कुछ मिला। लड़का बताता है कि वह दुकान नहीं जा सका क्योंकि रास्ते में उसे येना और मिंजिन मिल गए थे। बड़ा लड़का इसे अच्छा मानता है, कहता है कि लड़की को लाना तो बहुत अच्छा है। येना उनकी बातचीत को साफ नापसंदगी के साथ सुनती है। उसे अब एहसास होता है कि वह किस तरह की स्थिति में फंस गई है। लड़की सोचती है कि मिंजिन शुरू से सही था। उसे समझ आता है कि पार्क सोंगबिन ने उसे धोखा दिया। निर्णय लेकर येना तेजी से आगे बढ़ती है। वह बिन का हाथ पकड़कर उसका ध्यान खींचती है और कहती है कि उससे कुछ बात करनी है। सोंगबिन पूछता है कि येना क्या चाहती है। लड़की उससे कहती है कि वह यह सब बंद करे और उसे जाने दे। वह स्वीकार करती है कि उसे नहीं पता था कि यहाँ ऐसा माहौल होगा। येना उस तरह के माहौल और उसकी संगति से नफरत करती है। येना माफी मांगती है,
लेकिन कहती है कि वह वहां नहीं रह सकती। वह पुल के बंद होने की कहानी पर भी विश्वास नहीं करती और अपना रास्ता अपनाना चाहती है। अपनी बात कहकर वह मुड़ जाती है, वहां से निकलने के लिए तैयार। जब येना मिंजिन से साथ चलने को कहने की कोशिश करती है, सोंगबिन उसे रोक लेता है। वह उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। लड़की तुरंत अपना चेहरा घुमा लेती है। उसके चेहरे पर हैरानी और सदमे का भाव है। संगबिन उसे धमकी भरी नजर से देखता है, रूखेपन से पूछता है कि क्या उसे लगता है वह बस यूं ही जा सकती है। वह सवाल करता है कि क्या येना को लगता है कि दुनिया उसकी मर्जी से चलती है। लड़की उसके इस व्यवहार से हैरान और चुप रह जाती है। जोर लगाते हुए सियांग बिन उसका हाथ और कसता है। बीच बचाव करने की कोशिश में जंग मिंजिन सियांग बिन का हाथ पकड़ता है। मिंजिन उससे कहता है कि उसे छोड़ दे। सियांग बिन इस दखल से चिढ़कर मिंजिन की ओर देखता है। पार्क सोंग बिन जंग मिंजिन को बेवकूफ कहता है, पूछता है कि क्या मिंजिन तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। एक सीन में बाहर ज़ॉम्बीज दिखते हैं जो उनकी बनाई सुरक्षा के बाहर मंडरा रहे हैं। खतरनाक अंदाज में सियोंग बिन पूछता है कि अगर वह नहीं रुका तो मिंजिन क्या करेगा। उसे चाकू के बारे में चिढ़ाता है। येना पार्क सोंग बिन से रुकने को कहती है। उकसाते हुए सियांग बिन मिंजिन को चाकू से हमला करने के लिए कहता है। उसे डरपोक कहता है। इसी वक्त बोंग्यू ग्रुप के पास आता है। बड़ा लड़का पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। बिन तुरंत अपने दोस्त को स्थिति समझाता है, कहता है येना को यह जगह गंदी लग रही है। बोंग्यू जवाब देता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि वह टेंट में सोएगी। आगे सियोंग बिन बोंग्यू को एक और बात बताता है। वह कहता है कि मिंजिन के पास किचन का चाकू है। लड़का यह भी कहता है कि उसने उसे चाकू देने के लिए कहा था, लेकिन मिंजिन ने मना कर दिया। चाकू के बारे में सुनकर बोंग्यू का चेहरा बदल जाता है। वह हैरान और नाराज दिखता है। बड़ा लड़का मिंजिन की ओर मुड़ता है, उसे 4 आंखें कहकर बुलाता है। बोंग्यू पूछता है कि क्या वह सच में कुछ लेकर चल रहा था। बोंग्यू खतरनाक अंदाज में मिंजिन से चाकू देने की मांग करता है। धमकी देता है कि अगर उसने चाकू नहीं दिया तो उसका चेहरा तोड़ देगा। धमकी के बावजूद मिंजिन चाकू की ग्रिप को और कसकर पकड़ लेता है। वह सोचता है कि वह अपना इकलौता हथियार नहीं छोड़ सकता। लड़के को पता है कि वह अकेले इन सब का सामना नहीं कर सकता। तभी पीछे से एक आदमी आकर कहता है, ध्यान से सुनो 4 आंखों वाले, बोंग्यू यहाँ का लीडर है और मैं यहाँ का डिप्यूटी लीडर हूँ। वह स्थिति की तुलना आर्मी से करता है। कहता है कि पार्क सोंग बिन स्क्वाड लीडर जैसा है। बोंग्यू चेतावनी देता है कि अगर मिंजिन ने बात नहीं मानी तो उसका बुरा हाल होगा। वह आपातकालीन स्थिति और कानून व्यवस्था की कमी का हवाला देता है। कहता है कि वह 2 बार चेतावनी देगा। उसके बाद मिंजिन गया। मजबूरी में लड़का मान जाता है, लेकिन सोचता है कि यह सब बकवास है। ध्यान बदलते हुए बोंग्यू नरमी से येना को टेंट में आराम करने का सुझाव देता है। कहता है कि वह सफर से थक गई होगी। येना डर जाती है और उसे दूर रहने को कहती है। बड़ा लड़का पूछता है कि क्या उसने अभी गाली दी। येना हकलाते हुए मना करती है। समझाती है कि वह बस डर गई थी और घबराई हुई है। बोंग्यू हंसता है और कहता है कि इन्फेक्टेड्स के बीच ऐसा होना समझ में आता है। फिर वह डींग मारता है कि उसका टेंट लग्जरी है। गद्दा बहुत सॉफ्ट और आरामदायक है और येना को वहां जाकर आराम करना चाहिए। डरी हुई येना मन ही मन सोचती है कि यह आदमी पूरा साइको है। उसे जल्दी सोचकर समय निकालना होगा। हिचकिचाते हुए लड़की माफी मांगती है और उसे अप्पा कहती है। फिर कहती है कि उसे बहुत भूख लगी है और पूछती है कि क्या कुछ खा सकती है। बोंग्यू हैरान होकर उसका सवाल दोहराता है। पूछता है कि क्या वह सच में भूखी है। उत्साहित होकर बोंग्यू कहता है कि अगर येना को भूख लगी है तो जरूर खाना चाहिए। वह बताता है कि उन्होंने कसाई से बहुत सारा पोर्क बेली लिया है। वह रात को बारबेक्यू पार्टी का सुझाव देता है। ग्रुप खुशी से जश्न मनाता है। पीछे चश्मे के पीछे से मिंजिन का चेहरा दिखता है। लड़का सोचता है कि यह सबसे खराब स्थिति है। बाहर का दृश्य तबाह हुए शहर को दिखाता है। मिंजिन सोचता है कि यहाँ कोई पुलिस नहीं है। ये पूरी तरह कानून विहीन इलाका है जहाँ कोई सुरक्षा नहीं। बोंग्यू अजीब तरह से येना से माफी मांगने की कोशिश करता है। सोचता है कि वह बहुत क्यूट है। मिंजिन ये सब देखता है और समझता है कि ये लोग इन्फेक्टेड जितने ही खतरनाक हैं, खासकर येना के लिए। मिंजुन देखता रहता है। सोचता है कि वह सुअर जैसी शक्ल का घटिया इंसान येना को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वह कभी भी खतरे में पड़ सकती है। मिंजिन गंभीरता से सोचता है कि उसे जल्दी से जल्दी येना को वहां से निकालने का रास्ता ढूंढना होगा। नीचे इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज को देखकर मिंजिन एक जोखिम भरा विचार करता है। शायद वह उन प्राणियों को यहां लाकर हमलावरों में डर फैला सकता है। लेकिन वह तुरंत यह सोचकर उस विचार को छोड़ देता है कि वहां और भी मासूम सर्वाइवर्स हैं। हम देखते हैं कि 3 और सर्वाइवर्स एक साथ बैठे हैं। मिंजिन उन पर भी शक करता है। उसे यकीन नहीं कि वह उन 3 बुजुर्गों पर पूरी तरह भरोसा कर सकता है। लड़का भागने की योजना बनाता है। शायद रात को जब सब सो रहे हों, येना के साथ भागना सबसे अच्छा रहेगा। उसे चिंता है कि कहीं हमलावर उससे पहले येना के साथ कुछ गलत न कर दें। एक ओवरव्यू में अस्थायी शेल्टर और उसके पास इन्फेक्टेड दिखते हैं। मिंजिन निराशा में सांस लेता है। चुपचाप बुदबुदाता है
उसे स्थिति की कठिनाई का एहसास होता है। मांस भूनने की खुशबू हवा में फैल जाती है। पोर्क बेली धीरे धीरे ग्रिल और हॉट प्लेट पर पक रही है। बोंग्यू तय करता है कि वह छोटी येना के पास बैठकर खाएगा। लड़की चिल्लाती है, कहती है कि वह दूर रहे क्योंकि उसे बदबू आ रही है। बड़ा आदमी उलझन में है, समझ नहीं पाता। येना जल्दी से बात संभालती है, कहती है कि मांस की खुशबू अच्छी है। बोंग्यू राहत की सांस लेता है, कहता है कि पोर्क बेली की खुशबू सच में तेज होती है। फिर वह चार आंखों वाले मिंजन को बुलाता है, कहता है कि वो कुछ मांस उन बुजुर्गों को दे आए। थाली पकड़ते हुए मिंजन देखता है कि मांस बहुत कम है। सोचता है कि ये लोग बहुत कंजूस हैं। थोड़ा सोचकर मिंजन तय करता है कि डिश की तारीफ करेगा और अपनी हिस्से से थोड़ा मांस और मिला देता है। पास जाते हुए मिंजन तीनों सर्वाइवर्स को बैठा पाता है। वे युवक के पास आने पर उलझन में हैं। वह विनम्रता से खाना ऑफर करता है, कहता है कि ज्यादा नहीं है लेकिन कृपया स्वीकार करें। तीनों में से एक बुजुर्ग हैरानी भरी नजरों से देखते हुए कहता है, थैंक यू। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहां रात का सन्नाटा तबाह शहर पर छा जाता है। तारें अंधेरे आसमान में अस्थायी शेल्टर के ऊपर चमक रही हैं। एक धातु के ड्रम में आग जल रही है। आग के पास बैठी येना और मिंजिन मुख्य समूह से दूर रहते हैं। उनके बीच एक तनावपूर्ण चुप्पी है। दूर से बोंग्यू येना को आवाज देता है। लड़की के चेहरे पर चिंता और थकान साफ दिखती है। बड़ा लड़का पूछता है कि वह अकेली क्यों बैठी है। उसे उनके साथ आराम करने के लिए बुलाता है, लेकिन येना मना कर देती है। वह कहती है कि अब सोने का समय है और वह यहीं रहेगी। दृढ़ निश्चय के साथ येना सोचती है कि उसे सबके सो जाने के बाद यहां से चुपके से निकलना होगा। फिर सियोंग बिन उसके पास आता है, जो देख के बोंग्यू कहता है, तुम मेरे रास्ते में बार बार आने की कोशिश कर रहे हो, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? बोंग्यू के पास खड़े सोंग बिन का चेहरा गंभीर है। वह कहता है, बस करो बोंग्यू। इस टोकाटाकी से हैरान बोंग्यू पूछता है कि उसने क्या कहा। फिर पार्क सोंग बिन गुस्से से कहता है, तुम्हें समझ नहीं आता मैंने क्या कहा? बोंग्यू, तुम ये सब करना बंद करो, और बुरी तरह गाली देता है। बोंग्यू गुस्से में लाल चेहरा ले पूछता है कि क्या पार्क सोंग पागल हो गया है? फिर आगे कहता है, क्या तुम्हारे सिर में किसी ने गोली मारी है जो मुझसे पंगा ले रहे हो? तभी ग्रुप का तीसरा आदमी पास आता है। उलझन में पूछता है कि पार्क सोंगबिन, तुम ये क्या कर रहे हो? पार्क सोंगबिन एक डरावनी मुस्कान के साथ अपने इरादे जाहिर करता है। वह बताता है कि जब से वह बोंग्यू के साथ यहां फंसा है, उसने तय कर लिया था कि वह पहले उसी से निपटेगा। हिरार्की की अनदेखी करते हुए पार्क सोंगबिन कहता है कि अब वह यहां का बॉस है। बोंग्यू उसकी इस हिम्मत पर भड़क जाता है और पार्क सोंगबिन पर झपटता है। वह चिल्लाता है और उसका मुक्का सियोंग बिन के चेहरे की ओर उड़ता है। पार्क सोंगबिन बोंग्यू की गर्दन पकड़ लेता है, कसकर दबाता है और कहता है कि वह बेकार सुअर है, बस यहां से निकल जाए। यह दृश्य देखकर मोटे का दोस्त चिल्लाता है कि क्या पार्क सोंगबिन पागल हो गया है? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, पीछे से सियोंग बिन के साथी ने बैट से उसके सिर पर जोरदार हमला किया, जिससे उसके सिर से खून बहना शुरू हो जाता है। उसके बाद पार्क सियोंग बिन के बाकी साथी भी उस आदमी को मारने लगते हैं। इस अफरा तफरी से दूर येना और मिंजिन सब कुछ डर के साथ देखते हैं। लड़की पूछती है कि क्या हो रहा है, क्या किसी को उन्हें रोकना नहीं चाहिए? चश्मे के पीछे मिंजिन की आंखों में अचानक कुछ समझ आने की चमक दिखती है। उसे एहसास होता है कि यही मौका है। मिंजिन येना की ओर मुड़ता है और कहता है कि यही उनका मौका है। घूरते हुए चेहरे के साथ सियांग बिन भी कुछ महत्वपूर्ण समझता है। मौका देखकर मिंजिन येना का हाथ पकड़कर भागने लगता है। गुस्से में एक गुंडा चिल्लाता है कि उन्हें पकड़ो। भागते हुए पीछा करने वालों में से एक येना को पकड़ लेता है। येना के पकड़े जाने का एहसास होते ही मिंजिन पूरी तरह चौंक जाता है। वह येना का नाम चिल्लाता है। हमलावर तुरंत चाकू निकालता है, उसे येना की गर्दन पर लगा देता है। आदमी कहता है कि अगर वह बुरी तरह चोट नहीं खाना चाहती तो शांत रहे। गुस्से में हमलावर फिर चेतावनी देता है कि उसने कहा था हिलना मत। मजबूरी में येना अपने हमलावर का हाथ जोर से काट लेती है। कुछ कदम दूर मिंजिन सब कुछ देखता है। कुछ पल के लिए हैरान हो जाता है। काटने से नाराज होकर आदमी चाकू उठाता है, हमला करने को तैयार होता है और येना को गाली देता है। आखिरी पल में मिंजिन दखल देता है। वह आदमी की कलाई कसकर पकड़ लेता है। अचानक मदद मिलने से येना हैरान रह जाती है। वह मिंजिन का नाम पुकारती है। हमलावर मिंजिन को नफरत से घूरता है, दांत पीसता है और उसे गाली देता है। मिंजिन के प्रतिक्रिया करने से पहले ही गुंडा उसके पेट में जोरदार लात मारता है। वह पूछता है कि ऐसे लूजर में इतनी हिम्मत कहां से आई। तेज झटके से मिंजिन दूर जा गिरता है। हमलावर के हाथ से चाकू छूटकर जमीन पर गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि फर्श पर खून के छींटे गिरे हुए हैं। उसके बाद डरी हुई येना अपना मुंह ढक लेती है और सदमे में मिंजिन का नाम फुसफुसाती है।
मिंजिन घायल अवस्था में पेट पकड़कर खड़ा है। लड़का हाल ही में लगे वार की तीव्र पीड़ा महसूस करता है। दर्द से झुका हुआ मिंजिन अभी भी खड़ा है, गुंडों से घिरा हुआ। ये ना फिर से उसका नाम चिल्लाती है। कोई दया नहीं। एक और गुंडा मिंजिन को बेरहमी से लात मारता है। जमीन पर गिरा मिंजिन बार बार लात खाता है। आदमी गालियां देते हैं जबकि एना बेतहाशा चिल्लाती है। अचानक एक मजबूत हाथ येना की कलाई को मजबूती से पकड़ लेता है। ये पार्क सियोंग बिन होता है। वह येना की ओर अजीब मुस्कान के साथ देखता है। लड़का बताता है कि वह मिडिल स्कूल से ही उसका पीछा कर रहा है। सोंग बिन बात करना जारी रखता है। वह कहता है कि बाकी लड़कियां आसानी से मान गईं, लेकिन येना हमेशा अमीर होने के कारण मुश्किल से मिलती थीं। लड़की उसे नाम से पुकारती है। येना को पकड़कर बिन अपनी वर्तमान जिंदगी का घमंड करता है। वह अपनी सफलता की तुलना येना से करता है। लड़का दावा करता है कि उसके पास ज्यादा पैसे हैं और उसे शर्मिंदा होने की कोई वजह नहीं है। चेहरे को पास लाते हुए सोंगबिन पूछता है कि वह हमेशा उसके सामने खुद को ऊंचा क्यों समझती है। ईविल सी मुस्कान के साथ वह कहता है कि अब वह छोटी येना को अच्छे से देखेगा। लड़की डर से चीख उठती है। अचानक एक बुजुर्ग सर्वाइवर सियांग बिन पर चिल्लाता है। वह कहता है, जो भी हो रहा है वह ऐसा नहीं कर सकता। चेतावनी को अनदेखा करते हुए सियांग बिन आदमी के पेट में जोरदार लात मारता है। जमीन पर गिरा बुजुर्ग दर्द महसूस करता है। एक व्यक्ति चिंतित होकर पूछता है कि क्या मैनेजर किम ठीक है? गिरे हुए आदमी की ओर मुड़कर बिन उसे बूढ़ा कहता है और याद दिलाता है कि उसने पिछली बार चेतावनी दी थी। वह मैनेजर को धमकी देता है कि अगर उसने फिर से बॉस बनने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। ठंडी नजरों से सोंग बिन आदमी को घूरता है। वह कहता है, यह दूसरी चेतावनी है। पीछा करने वाला कहता है कि अब मैनेजर को जाना चाहिए। मैनेजर के कपड़े पकड़कर सोंग बिन उसे जबरदस्ती उठाता है। आदमी अचानक हुई इस हरकत से हैरान है। बिना झिझक के सोंग बिन आदमी को फेंक देता है। मैनेजर को जोर से एक तरफ फेंक दिया जाता है। यह दृश्य देखकर येना की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। ट्री फॉल में मैनेजर किम सीढ़ियों से नीचे गिरते हैं। नीचे की मंजिल पर आदमी जमीन पर पड़ा है। गिरे हुए मैनेजर किम मदद के लिए बेतहाशा पुकारते हैं। क्रूरता देखकर दो बूढ़े सर्वाइवर्स सियोंग बिन पर चिल्लाते हैं। वे पूछते हैं कि वह क्या कर रहा है। वे उसे मैनेजर को पहली मंजिल पर फेंकने के लिए साइकोपैथ कहते हैं। चीखों को अनदेखा करते हुए सियोंग बिन बाकी गुंडों की ओर मुड़ता है। वह उन्हें बाकी बूढ़ों को भी निपटाने के लिए कहता है। उलझन में आदमी पूछते हैं कि उसका क्या मतलब है। गुस्से में सोंग बिन अपना आदेश साफ साफ चिल्लाता है। वह सबको फेंकने का ऑर्डर देता है, सिवाय हेना के, पहली मंजिल के लिए। इसी अफरा तफरी में येना बुरी तरह घायल मिंजुन के पास भागती है। वह पूछती है कि क्या वह ठीक है। बुरी तरह घायल मिंजुन उसे जल्दी भाग जाने के लिए कहता है। येना उठने की कोशिश करती है, तभी सियोंग बिन की आवाज उसे रोक देती है। वह पूछता है कि वह कहाँ जा रही है। लड़की डर से घबरा जाती है। डरावनी मुस्कान के साथ सियोंग बिन येना को घूरता है। वह कहता है, बाहर नर्क है, तुम्हें यहां मेरे साथ खेलना चाहिए, और कहता है वह वहीं उसके साथ रहेगी। बेतहाशा येना जोर से चीखती है। वह सोंग बिन को तुरंत छोड़ने का ऑर्डर देती है। फिर सियोंग बिन का एक साथी घायल मिंजुन के पास पहुंचता है और कहता है, अब तुम्हारे मरने का टाइम आ गया है। हंसते हुए मिंजुन को उठाने लगता है और कहता है, तुम हारे हुए हो। मुझे तुम्हारे लिए थोड़ा दुख हुआ, पर फिर भी तुम्हें मुझसे पंगा लेने को किसने कहा, बेवकूफ। उसके बाद अपने साथी को बुलाता है और कहता है, आकर मेरी मदद करो इस बेवकूफ मिंजुन को यहां से नीचे फेंकने के लिए। फिर दोनों मिंजुन को उठाते हुए कहते हैं, मुझे लगा था ये पतला सा हल्का होगा, पर ये तो बहुत भारी है। वे साथ में गिनती शुरू करते हैं, 1 2 चिल्लाते हुए 3। वे उसे फेंकने की तैयारी करते हैं। अचानक मिंजिन सियोंग बिन के साथी के कपड़े कसकर पकड़ लेता है। घायल लड़का कहता है कि वह कमीना भी साथ चलेगा। सियांग बिन अपने साथी के नीचे गिरने की आवाज सुनकर घबरा जाता है। वह अपने दूसरे साथी से पूछता है कि क्या हुआ। वह सोंग बिन को बताता है कि किम, सुंगयन और मिंजून दोनों नीचे फर्स्ट फ्लोर पर गिर गए हैं। फिर हम मिंजून और सियांग बिन के साथी को देखते हैं, जो नीचे गिरने के कारण से दर्द से कराह रहे होते हैं और उनके आसपास से जोंबी की आवाज आ रही थी। सियांग बिन का साथी जैसे ही उठने की कोशिश करता है, वह सोचता है कि उसकी टांग ऐसी क्यों हो गई। इसके बाद मिंजून के ऊपर वह चिल्लाता है, समझने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है। लड़का खुद से सवाल करता है, साफ तौर पर चिढ़ा हुआ है। फिर वह मिंजुन को उठते हुए देखता है, तभी वह मिंजुन की टांग पकड़ लेता है और गाली देता है। साथ ही पूछता है कि वह कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है। फिर वह लड़का गुस्से में कहता है कि उसकी टांग उसी की वजह से टूट गई है। फिर वह पूरी तरह से डर के मारे वह मिंजून से मदद की भीख मांगता है। पता नहीं क्या करना है। फिर वह मिंजुन को गाली देता है। तभी पीछे से एक जंबी आता है और उस पर हमला कर देता है। फिर हम जमीन पर ब्लड के छींटे देखते हैं, जो देख के सियांग बिन
और उसका साथी पूरी तरह से हैरान दिखते हैं। जिसके बाद सियांग बिन का साथी डर के साथ सियांग बिन से पूछता है, हमें आगे क्या करना चाहिए? जिसके बाद सियांग बिन उसे कहता है, मुझे नहीं पता, उन्हें बस छोड़ दो। फिर हम याना को देखते हैं जिसके दिमाग में ये सब देख के कुछ आता है। फिर लड़की वहां से जितनी जल्दी हो सके वहां से भागने लगती है। लड़की को भागते देख सियांग बिन गुस्से में आकर उसका पीछा करता है। ये ना दूसरी मंजिल से नीचे उतरी और उस फर्नीचर पर चढ़ गई जिसे सियांग बिन और उसके साथियों ने ज़ॉम्बीज़ को बाहर रखने के लिए लगाया था। सियांग बिन चिल्लाकर येना को वहीं रुक जाने को कहा, लेकिन येना ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, जिससे वह और भी गुस्से में आ गया। जैसे जैसे येना धीरे धीरे आगे बढ़ी, सियांग बिन ने उसे पागल कहकर पुकारा और पूछा कि वह आधी रात को कहाँ जा रही हैं, जहां पर हर जगह ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी हैं। तभी येना ने पास की एक छत देखी। वह थोड़ी देर झिझकी और उसके पीछे सियांग बिन ने कसम खाई कि वह उसे पकड़ ही लेगा। बिना सोचे समझे ऐना दौड़कर छत पर कूद गई और किसी तरह वहां पहुंच गई। लेकिन तभी येना ने पीछे मुड़कर देखा तो सियांग बिन भी उसका पीछा कर रहा था। सियांग बिन यह देखकर हैरान था कि येना बच निकली। जब सियांग बिन एक डिब्बे पर कूदा तो वह हिल गया और उसके चेहरे पर डर छा गया। डिब्बा फिसल गया जिससे सियांग बिन नीचे गिर गया। येना को राहत मिली, उसे पता था कि यही उसका मौका है। उसने जोर से चिल्लाकर इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी का ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया। उसकी योजना काम कर गई। उसने सब ज़ॉम्बीज़ को बुलाया कि वे आकर सियांग बिन को खा लें। येना को ऐसा करते हुए देख सियांग बिन को और भी गुस्सा आ गया। गुस्से से भरे चेहरे के साथ उसने कसम खाई कि वह उसे मार डालेगा। जल्द ही इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी वहां जमा होने लगे और सियांग बिन को भागना पड़ा। येना को राहत मिली, लेकिन उसे अभी भी मिंजुन की चिंता थी। येना मन में सोच रही थी कि मिंजुन ठीक हो। कुछ देर बाद उसने देखा कि मिंजुन अभी भी जिंदा है। येना ने भगवान का शुक्रिया किया कि मिंजुन ठीक है। उसने उसे छत पर चढ़ने के लिए कहा। अपनी बची कुची ताकत और एक लोहे की छड़ के सहारे मिंजुन खुद को एयर कंडीशनर यूनिट तक खींच लाया। येना ने उसे हार न मानने के लिए प्रोत्साहित किया। जब वह पास आ गया तो उसने उसका हाथ पकड़कर ऊपर चढ़ने में मदद की। वह उसकी चोट को लेकर चिंतित थी और पूछा कि क्या उसकी चोट ठीक है और क्या उसे इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी ने काटा तो नहीं। मिंजुन सौभाग्य से संक्रमितों से बच गया था, लेकिन उसे बहुत चक्कर आ रहे थे। फिर मिंजुन ने येना से पूछा, वह बास्टर्ड सियांग बिन कहाँ है? तभी सियांग बिन का दूसरा साथी पीछा करते हुए उनके पीछे आ गया। उनका पीछा करने लगा और कहा कि वहीं रुक जाओ। अपने घाव को पकड़कर मिंजुन खड़ा हो गया और येना से कहा कि उन्हें यहां से जल्दी निकलना चाहिए। येना ने सिर हिलाया, जिसके बाद वो दोनों वहां से कूदने लगते हैं। कूदने से पहले येना पूछती है क्या मिंजुन कूद सकता है, जिसके बाद मिंजुन ने उससे कहा कि उसकी चिंता न करे और खुद पर ध्यान दे, बस भागे। फिर दोनों छत से कूद जाते हैं। छत से कूदने के कारण अब मिंजुन की चोटें और खराब हो गई थीं, तो येना ने उसे अपने कंधे पर लाद लिया और कहती है कि बस थोड़ा और इंतजार कर लो, और आगे की तरफ चलने लगी। सौभाग्य से वे उस इलाके से दूर निकल गए। रात हो चुकी थी और चारों ओर ज़ॉम्बी की दहाड़ने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। येना जानती थी कि आसपास संक्रमित ज़ॉम्बी जरूर होंगे। जैसा कि उम्मीद थी, रात में बाहर रहना बहुत खतरनाक था। आंखों में उदासी लिए मिंजुन जानता था कि अगर संक्रमितों ने उन्हें ढूंढ लिया तो वे मर जाएंगे। इसलिए उसने येना से अकेले भाग जाने को कहा। येना हैरान रह गई और मना कर दिया। कसम खाई कि वह किसी भी तरह छुपने की जगह ढूंढेगी। उसने वादा किया कि वह उसे किसी भी हालत में बचाएगी। अपनी तेज सूंघने की शक्ति की वजह से वे एक ऐसे इलाके में पहुंच गए जहां संक्रमितों की कोई गंध नहीं थी। एक स्ट्रीट लाइट जल रही थी और दूर एक दरवाजा दिखाई दे रहा था। बिल्डिंग के अंदर बिजली थी। समय बर्बाद किए बिना वह चुपके से अंदर घुसी और अच्छे से जांचने के बाद जब उसे आसपास कोई संक्रमित ज़ॉम्बी महसूस नहीं हुआ तो उसने मिंजुन को अंदर लाकर तय किया कि वे थोड़ी देर वहीं आराम करेंगे। मिंजुन जमीन पर गिर पड़ा। लड़की ने जल्दी से उसका नाम लिया और येना मिंजुन के पास बैठकर पूछी, क्या वह ठीक है? मिंजुन घायल होने के कारण दर्द से कराह रहा था। मिंजुन की ऐसी हालत देखकर येना की आंखों में आंसू आ गए। वह उससे भीख मांगने लगी कि वह मरे नहीं, क्योंकि उसकी सांसें तेज चल रही थीं। पहली बार उसने स्वीकार किया कि वह मेरी गलती थी। उसने माना कि अगर वह न होती तो मिंजुन अपने घर में सुरक्षित रह सकता था। उसी की वजह से उसने संक्रमितों का ध्यान आकर्षित किया और खुद को खतरे में डाला। उसी की वजह से उसे कंस्ट्रक्शन साइट तक घसीटा गया और वह इस हालत में पहुंचा। उसी की वजह से उसे स्कूल में भी तकलीफ झेलनी पड़ी। आंसुओं के साथ उसने उससे मिन्नत की कि वह मरे नहीं। उसी वक्त उसने पीछे से कदमों की आहट सुनी। एक परछाई दिखाई दी और वह घबरा गई। समझ नहीं पा रही थी कि कहीं कोई संक्रमित तो अंदर नहीं आ गया। तभी एक आदमी कुल्हाड़ी लिए अंदर आए। लड़की को देखकर वह हैरान था कि घुसपैठिए इंसान हैं, संक्रमित ज़ॉम्बी नहीं। उनमें से एक ने पूछा,
क्या ये वही लड़की नहीं है जो पहले मिली थी? येना हैरान रह गई। फिर येना को याद आया कि ये वही आदमी है जिसने पहले उनकी मदद की थी। उसे जिंदा देखकर येना को राहत मिली। जब उन्होंने पूछा कि क्या मिंजुन घायल है, तो येना ने बताया कि मिंजुन बुरी तरह से घायल है और उसका खून बह रहा है। उनमें से एक आदमी घबरा गया और पूछा कि क्या मिंजुन को संक्रमित ज़ॉम्बी ने काटा है। येना ने सिर हिलाया और समझाया कि उसे काटा नहीं गया, बल्कि चाकू से घायल किया गया है। उसने मदद की गुहार लगाई, यह कहते हुए कि मिंजुन का बहुत खून बह रहा है। आदमी ने अपने साथी से पूछा कि क्या उसके पास फर्स्ट एड किट है, और दोस्त ने पुष्टि की कि वह उसके बैग में है। फिर उस आदमी ने येना से पूछा कि क्या वह ठीक है। येना ने कहा कि वह ठीक है। उसी पल दोस्त ने उसका मुंह दबा दिया। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे उन्हें कोई बड़ा शिकार मिल गया हो, और सोचने लगे कि क्या करें। उन्होंने तय किया कि वे येना को घसीट कर ले जाएंगे। येना ने पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन उनकी ताकत के आगे येना पूरी तरह बेबस थी और वे उसे बेहोश करने का मन बना चुके थे। तभी एक और आदमी वहां आया और उसने येना को छोड़ने का आदेश दिया। उसके हाथ में कील लगी बैठ थी और उसने सबको 3 सेकंड में वहां से चले जाने को कहा। यह देखकर उन दोनों ने तय किया कि अब इस नए आदमी को ही मार डालेंगे। उनमें से एक ने पिकैक्स निकाला और हमला कर दिया। नए आदमी ने अपना बैट गिराया, एक छोटा चाकू निकाला, वार को चकमा देकर सीधे हमलावर की गर्दन में चाकू घुसेड़ दिया। अपने साथी को मरता देख दूसरा हमलावर हैरान रह गया। उसने कुल्हाड़ी निकाली, उसका चेहरा पसीने से भीग गया और चेतावनी दी कि अगर उस आदमी ने कोई गलत हरकत की तो वह येना की गर्दन मरोड़ देगा। उस आदमी ने चाकू को ब्लेड से पकड़कर जोर से फेंका, जिससे दूसरा आदमी भी वहीं ढेर हो गया और येना बच गई। येना की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने पहचान लिया, ये कांग हकचोल था, एक 18 वर्षीय उत्तर कोरिया से आया हुआ छात्र और सियोंग हाई स्कूल में दूसरे वर्ष क्लास 3 का छात्र। अब दोनों हमलावर मर चुके थे। कैंग ने मिंजुन को सुरक्षित जगह ले जाकर उसकी पट्टी की। उसने बताया कि सौभाग्य से घाव गहरा नहीं था और मिंजुन ठीक हो जाएगा। ऐसा लग रहा था कि वह खून बहने से कम, बल्कि मारपीट या सदमे से ज्यादा गिर गया था। उसे कम से कम 1 दिन का पूरा आराम चाहिए होगा। येना ने उसका धन्यवाद किया। वह थोड़ी उलझन में थी। कांग घावों की देखभाल में बहुत निपुण था और उसे हैरानी हो रही थी कि उसने यह सब कब और कैसे सीखा, क्योंकि कांग ने बस इतना कहा कि यह सब उसने खुद ही समय के साथ सीख लिया था। येना ने सोचा कि इस तरह टांका लगाना सामान्य जानकारी से कहीं ज्यादा है। कांग ने बात बदल दी और बताया कि यह इलाका बेहद खतरनाक है और पूछा कि वह यहाँ क्या कर रही है। येना ने बताया कि उन्होंने हेलीकॉप्टर से गिराया गया एक पर्चा देखा था। उसमें सुरक्षित क्षेत्रों में योंगचौन जिले का नाम था, इसलिए हम यहाँ आए। लेकिन पार्क सियांग बिन के साथियों ने उन्हें पकड़ लिया। जब कांग ने पूछा कि क्या सियांग बिन के गिरोह ने उन्हें पकड़कर कंस्ट्रक्शन साइट पर ले गए थे, तो येना ने सिर हिलाया। कांग ने फिर पूछा कि सियांग बिन का क्या हुआ। येना ने बताया कि जब वह भागी तो वहां सबको संक्रमित ज़ॉम्बी काट रहे थे। पूरी तरह अफरा तफरी थी। पार्क सियांग बिन भी संक्रमितों से भाग रहा था, लेकिन उसके बाद वह उसे नहीं देख पाई। कांग ने निष्कर्ष निकाला कि सियांग बिन शायद अभी भी जिंदा है। फिर उसने बताया कि योंगचिन जिला अब सुरक्षित क्षेत्र सिर्फ अफवाह है। उसने विस्तार से बताया कि जब सियोल में अराजकता फैली थी तो वहां बचे हुए लोगों ने संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हर तरह के तरीके अपनाए और वास्तव में कुछ समय तक इसे रोकने में कामयाब भी रहे। उन्होंने अंदर आना मना है जैसे बोर्ड लगाए। यहां तक कि कुछ दिन पहले तक तो शायद ही कोई संक्रमित दिखता था, लेकिन जैसे जैसे व्यवस्था टूटने लगी, संक्रमितों की संख्या कल से फिर से बढ़ने लगी और अब इस क्षेत्र में संक्रमित लोगों से भी अधिक पागल लोग घूम रहे हैं, खासकर आप जैसी युवा महिलाओं के लिए। मैंने बाहर कुछ भी नहीं देखा है। येना चौंक गई। कैंग ने जोर देकर कहा, अगर आप बिना सुरक्षा के घूमती हैं और आपका अपहरण हो जाता है तो कौन जानता है कि क्या हो सकता है, इसलिए आपको सचमुच सावधान रहना होगा। न केवल योंगचौन बल्कि उत्तरी सियोल का अधिकांश भाग अब मूलतः कानून विहीन है। दरअसल समय के साथ सियोल के बाकी हिस्से या अन्य क्षेत्र भी इसी तरह खत्म हो सकते हैं। येना उलझन में थी और पूछा, तब आप यहाँ क्यों हैं कंग? कैंग ने बस इतना कहा कि उसके अपने कारण हैं और बताया कि वह अगली सुबह होते ही गंगनम पार करने का प्लान बना रहा है, जिससे येना हैरान रह गई। उसने कांग से पूछा कि क्या उसने भी गंगबुक के सील होने के बारे में सुना है। फिर उसे पर्चा याद आया जिसमें लिखा था कि सीलिंग उसी दिन से शुरू हो गई थी। कांग ने सिर हिलाकर पुष्टि की कि हालात और बिगड़ गए हैं। उसे नहीं पता था कि पूरा गंगबुक पूरी तरह सील हो गया है या नहीं, लेकिन हान नदी पर गंगनम तक जाने वाले पुल कम से कम 2 दिनों से बंद थे। इसके अलावा पुलों और हान नदी पार्क के आसपास बड़ी संख्या में संक्रमित ज़ॉम्बी जमा हो गए थे, इसलिए अब वहां पहुंचना लगभग नामुमकिन था।
जब यह सब शुरू हुआ तो लोग दक्षिण की ओर ऐसे भागे जैसे कोई युद्ध चल रहा हो, और जब सरकार ने अचानक पुल बंद कर दिए तो पूरी तरह अराजकता फैल गई। इसी के चलते हान नदी के पास संक्रमितों की भारी भीड़ जमा हो गई। येना और उलझन में पड़ गई, सोचने लगी कि कांग को यह सब कैसे पता चला। उसने बताया कि यह जानकारी उसे उन बचे लोगों से मिली है जिन्होंने खुद पुलों की जांच की थी। उन्होंने उसे फोटो भी दिखाए थे, इसलिए जानकारी भरोसेमंद थी। येना के मन में डर घर करने लगा, लेकिन कांग ने समझाया कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। अगर वे पैडल बोट या छोटी नाव मिल जाए तो शायद हम किसी नदी पार कर सकते हैं। हालांकि उन्हें वहां मंडराते संक्रमितों से बचना पड़ेगा। येना को यकीन नहीं था कि गंगनम सच में सुरक्षित है। आखिरी बार उसने सुना था कि संक्रमित सिर्फ सियोल में ही नहीं, पूरे देश में फैल रहे हैं। कैंग ने माना कि गंगनम पूरी तरह सुरक्षित होने की कोई गारंटी नहीं है। फिर भी उसकी छोटी बहन को वहीं एक शेल्टर में ले जाया गया था, इसलिए उसे किसी भी कीमत पर वहां पहुंचना ही था। यह सुनकर येना ने पूछा कि वह अपनी बहन से कैसे बिछड़ गया। कैंग की नजरें नीचे झुक गईं और उसने बताया कि यह सब शुरू होने के अगले दिन वह, उसकी बहन और चाचा पास के एक अस्थायी शेल्टर में चले गए थे। जल्द ही वहां फौज आई। उन्होंने कहा कि गंगबुक बहुत खतरनाक है और वे कुछ बचे लोगों को दूसरी जगह ले जाएंगे, लेकिन सबसे पहले बुजुर्गों और बच्चों को ले जाया जाएगा, इसलिए उसे रुकना पड़ा। सैनिकों ने कहा कि वे जल्द लौटेंगे। जब कांग ने पूछा कि उसकी बहन को कहां ले जाया जा रहा है, तो एक सैनिक ने बताया कि उसे गंगानम के शेल्टर में भेजा जा रहा है। लेकिन यह सब झूठ था। फौज दोबारा कभी नहीं लौटी। चिंतित येना ने उसके चाचा के बारे में पूछा। उसने बताया कि थोड़ी देर बाद ही शेल्टर में एक संक्रमित ज़ॉम्बी घुस आया और सब कुछ अफरा तफरी में बदल गया। वह और उसके चाचा भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन आखिर में उसके चाचा नहीं बच सके। येना के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। फिर कांग ने अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया और बताया कि वह सुबह होते ही निकल जाएगा। उसने जोर देकर कहा कि एक दिन की भी देरी हालात को और खराब कर देगी। येना फिर घबरा गई और जल्दी से उससे रुकने को कहा। उसने पूछा कि क्या वह उन्हें भी साथ ले जाएगा, ये बताते हुए कि वे भी गंगनम जाने का सोच रहे हैं। कैंग ने मना कर दिया। उसके अनुभव में 3 से ज्यादा लोगों के साथ चलना बहुत जोखिम भरा था। उसने समझाया कि बड़े ग्रुप में अनहोनी की संभावना बढ़ जाती है और अक्सर कम से कम एक आदमी मारा ही जाता है। ऊपर से मिंजुन को कम से कम एक दिन पूरा आराम चाहिए। येना ने मिन्नत की, बताया कि उसने सुना है मिंजुन की मां भी गंगनम में है। उन्हें किसी भी तरह वहां पहुंचना ही होगा। सच कहूं तो वे दोनों अकेले नहीं जानते कि क्या करें या कैसे भागें। उसने उससे भीख मांगी, यहां तक कि कहने लगी कि अगर वह कहे तो घुटनों के बल बैठकर भी मिन्नत करेगी। कांग कुछ पल चुप रहा, फिर बोला कि वह बहुत बदल गई है, जिससे येना थोड़ी उलझन में पड़ गई। हालांकि वे क्लासमेट थे, लेकिन उसने कभी उसे अच्छे से नहीं जाना था। पर अब वह स्कूल के दिनों से बहुत अलग लग रही थी। उसने बैग कंधे पर टांगा और कहा कि वह आगे की टोह लेने जा रहा है। वादा किया कि सुबह मिंजुन के जागने के बाद वे फिर बात करेंगे और उसे आराम करने को कहा। येना ने दिल से उसका धन्यवाद किया। कुछ घंटे बाद जब सूरज निकला, येना सो रही थी। कांग ने धीरे से उसे जगाया और पूछा कि जब वह कंस्ट्रक्शन साइट से भागी थी तो क्या उसने सच में पार्क सियांग बिन की हालत की पुष्टि नहीं की थी। उसने सिर हिलाया और पूछा कि वह ये क्यों पूछ रहा है। कांग ने बताया कि वह वहां दोबारा जाने का सोच रहा है। अगर उनका स्कूटर या स्केटबोर्ड अब भी वहां है तो वह उन्हें ले सकता है। ऊपर से उसे कुछ और चीजें भी चेक करनी है। येना घबरा गई और उससे वहां न जाने की गुहार लगाने लगी। उसने तर्क दिया कि अब तक बैरिकेड्स गिर चुके होंगे और वह जगह संक्रमितों से भरी होगी। वहां मौजूद ज्यादातर लोग अब तक संक्रमित हो चुके होंगे और पार्क सियांग बिन पर भी जरूर हमला हुआ होगा। उसे चिंता थी कि अगर कांग वहां गया तो उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है। कांग हल्की मुस्कान के साथ बोला कि कंस्ट्रक्शन साइट सिर्फ 300 मीटर दूर है। फिर उसने पूछा कि क्या वह कुछ सुनना चाहती है। क्या उसे पता है कि जब वह सिर्फ 12 साल का था तब उसने अपने छोटे भाई बहनों के साथ उत्तर कोरिया से कैसे भागकर जान बचाई थी। उसने बताया कि वे 10,000 किलोमीटर का सफर तय करके यहां पहुंचे थे। उनके लिए ब्रोकर ढूंढना एक सपने जैसा था, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक चाचा थे जो पहले ही दक्षिण कोरिया निकल चुके थे। वे भूतों जैसी निगरानी से बचते हुए उत्तर कोरिया के अंदरूनी हिस्से से तुम्हें नदी को पार कर गए। बिना किसी ब्रोकर के वे पुलिस और चेक पोस्ट से छिपते रहे। चीन पार कर गए, लाओस से होते हुए थाईलैंड पहुंचे। भागने में लगभग 2 साल और 10,000 किलोमीटर का समय लगा। इस सफर में उन्होंने अपने एक छोटे भाई को खो दिया, जिसकी मौत पर उन्हें आज भी यकीन नहीं होता। येना उसकी बात को सुनकर हैरान रह गई। उसने येना से कहा कि वह मिंजुन का ख्याल रखे जब वह जागेगा, और वादा किया कि वह जल्दी लौट आएगा। येना के पास कैंग पर भरोसा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। कुछ ही मिनटों बाद कैंग को कहीं चढ़ते हुए देखते हैं। अब कैंग कंस्ट्रक्शन साइट पहुंच गया। वह छत पर चढ़ गया। उसे देखना था कि वह कमीना पार्क सियांग बिन मरा है या किसी तरह अब भी जिंदा है।
उसी समय दूसरी तरफ मिंजून जागना शुरू हो गया। यह देखकर येना खुश हुई, लेकिन मिंजून कंफ्यूज्ड था क्योंकि उसे पता नहीं था कि वह कहाँ था। इसलिए उसने उठते ही पूछा, वह कहाँ है? फिर उसने बताया कि वे कांग के घर पर है, ये कहते हुए कि उसने उसके घावों का इलाज किया था। मिंजून सदमे में था और उसने पूछा कि क्या उसका मतलब कांग से है, जो उनकी कक्षा का था। येना ने सिर हिलाया और समझाया कि हाँ, वे कंस्ट्रक्शन साइट से भागने के बाद कांग से टकरा गए थे। मिंजून ने गहराई से सोचा कि कंस्ट्रक्शन साइट पर किमुजून के साथ दूसरी मंजिल से गिरने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहा। शायद उसकी चोट इतनी गंभीर थी कि वह सब कुछ भूल गया। उसे बस इतना याद था कि येना उसे चलने में मदद कर रही थी। अचानक येना ने मिंजून का हाथ पकड़ा और आंखों में आंसू के साथ राहत महसूस की, क्योंकि वह चिंतित थी कि कहीं मिंजून मर न जाए। मिंजून येना को अपना हाथ पकड़े देखकर सदमे में आ गया और शर्मा गया। मिंजून को इस तरह शर्माता देख येना ने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया और मिंजून को मारने लगी। फिर येना मिंजून से परेशान होकर पूछती है, तुम्हें खुद को चाकू लगने देने के लिए किसने कहा था? बेशक वह आभारी थी कि उसने उसकी मदद की थी, लेकिन फिर भी यह बहुत बड़ी लापरवाही थी। अगर मिंजून मर गया होता तो उसे कैसे पता चलता कि क्या करना है? अब वह गुस्सा थी। मिंजून ने उसे परेशान करने के लिए उससे माफी मांगी। येना ने उससे माफी मांगना बंद करने और इसके बजाय उसका धन्यवाद करने के लिए कहा, क्योंकि उसे कंस्ट्रक्शन साइट से यहां तक लेके आना उसके लिए बहुत मुश्किल था। जिससे परेशान होकर मिंजून कहता है, तुम चाहती क्या हो, मैं क्या कहूं? फिर येना ने यह भी बताया कि कांग ने कहा था कि उसे एक दिन का आराम करना चाहिए, इसलिए आज आराम करो और हम कल सुबह देखेंगे कि क्या करना है। तभी मिंजून को याद आया कि गैंगबक को बंद किया जा रहा था, इसलिए उनके पास बैठने का समय नहीं है। तभी अचानक उसके घाव में दर्द होने लगा, जिससे वह चिल्लाने लगा और यह देखकर येना ने उसे हिलना बंद करने के लिए कहा। कुछ ही मिनटों बाद किसी ने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। यह कांग था। अंदर आते ही उसने एक बैकपैक फर्श पर फेंक दिया। यह वही बैकपैक था जो मिंजून हमेशा स्कूल में रखता था। उसने कहा कि यह उसे कंस्ट्रक्शन साइट की दूसरी मंजिल पर मिला था और क्योंकि इसमें उसके कपड़े और निजी सामान थे, उसे लगा कि उसे इसकी जरूरत होगी। उसमें काफी इमरजेंसी फूड भी था, इसलिए वह उसमें से कुछ ले आया था। मिंजून को बैकपैक फिर से देखकर राहत मिली, क्योंकि ये उसकी माँ ने यह उसके लिए खरीदा था। कांग को मिंजून का चश्मा भी मिला था, जो वह मिंजून को दे देता है। मिंजून ने उसका धन्यवाद किया, क्योंकि उनके बिना उसे बहुत परेशानी होती। कांग ने कुछ चिंतित होकर पूछा कि मिंजून कैसा महसूस कर रहा है। लड़के ने कहा कि वह ठीक है, लेकिन थोड़ा चक्कर आ रहा है। एक जिज्ञासु नजर से येना ने सोंगबिन के बारे में पूछा। कांग ने खुलासा किया कि जब वह कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचा तो सोंगब के सभी दोस्त संक्रमित हो गए थे, लेकिन सोंगबिन खुद वहां नहीं था और स्कूटर भी गायब था, शायद क्योंकि उसने उसे ले लिया था। इसके अलावा स्केटबोर्ड टूट गया था। येना जानती थी कि अब जब सोंगबिन जिंदा है तो वे उससे फिर मिलेंगे। कांग ने उसे ज्यादा चिंता न करने के लिए कहा। हालांकि वह लड़ाई में हार सकता है, लेकिन अगर मारने की बात आती है तो वह जीत जाएगा। कांग ने विषय बदल दिया और बताया कि जैसा कि उसने एक दिन पहले कहा था, वह गैंगबक से भागने की योजना बना रहा था। फिर उसने उनसे पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि वे उसके पीछे आ सकते हैं। एक सेकंड की भी हिचकिचाहट के बिना मिंजून ने सिर हिलाया। वह अब जाने के लिए तैयार था, लेकिन येना ने उसे याद दिलाया कि उसे कम से कम एक दिन आराम करने की जरूरत है। कांग को लगा कि येना सही है और उसने मिंजून के थोड़ा ठीक होने के बाद आगे बढ़ने का फैसला किया। मिंजून ने कहा कि वह ठीक है और उन्हें याद दिलाया कि अगले दिन तक हालात और खराब हो सकते हैं। कांग ने एक मार्कर निकाला और मिंजून से ज्यादा जल्दी न करने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें जाने से पहले अभी भी एक उचित योजना बनानी थी। उसने चेतावनी दी कि अगर वे जल्दी करेंगे तो वे मुसीबत में पड़ सकते हैं। फिर उसने बताया कि उसने इस पर ध्यान से सोचा था और उसका मानना था कि लाइन 5 का उपयोग करके हान नदी को पार करने का एक और तरीका था। मिंजून सदमे में था, क्योंकि लाइन 5 सबवे सुरंग थी जो हान नदी के नीचे से गुजरती थी। येना को नहीं पता था कि क्या यह वास्तव में ठीक था, क्योंकि वो सबवे एक हाई डेंसिटी प्लेस है, जिसके कारण शायद वहां बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग होंगे। कांग जानता था कि लाइन 5 में हर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म स्क्रीन के दरवाजे थे। उसने उन्हें समझाया कि एक बार जब वे प्लेटफॉर्म स्क्रीन के दरवाजे पार कर लेते हैं तो सुरंग में इन्फेक्टेड होने की संभावना बिल्कुल कम थी, जिसका मतलब है वो आसानी से वहां से निकल सकते हैं। बेशक उसने स्वीकार किया कि स्टेशन में प्रवेश करना और दरवाजों को पार करना मुश्किल होगा। उसने यह भी माना कि शायद बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास यही विचार होगा और शायद सरकार ने लाइन 5 सुरंग का रास्ता भी बंद कर दिया होगा। फिर भी उसे लगा कि यह देखने लायक है। उसने कहा कि वहां से सबसे नजदीक लाइन 5 स्टेशन जांगहेन स्टेशन था, लेकिन जैसा कि वे जानते थे वहां तक पैदल चलना काफी दूर था। उसने चेतावनी दी कि खासकर एक बार जब वे इस एरिया को छोड़ देंगे और जांगहेन जिले में प्रवेश करेंगे तो चीजें बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएंगी। शाम हो चुकी थी और कांग ने एक व्हाइट बोर्ड पर कई नियम लिखे। पहला था जल्दी न करना। गैंगबक पहले ही बंद कर दिया गया था, इसलिए उन्हें जल्दी या खुद को बहुत ज्यादा पुश नहीं करना है।
अगर उन्हें कोई सुरक्षित जगह मिलती है तो वे वहां कुछ दिनों के लिए ठीक होने और हालात का फिर से जायजा लेने के लिए रुकेंगे। उसने फिर याद दिलाया कि कभी भी जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़ना है। दूसरा नियम यह था कि जब किसी दूसरे क्षेत्र में छानबीन करने के लिए बाहर निकलना पड़े तो केवल एक या दो लोगों को ही जाना चाहिए और संभव हो तो तीनों को एक साथ जाने से बचना चाहिए। और अंत में तीसरा नियम था कि अगर कोई गंभीर जानलेवा स्थिति सामने आती है तो उन्हें कभी भी किसी और के लिए खुद को सैक्रिफाइस नहीं करना है। उसने समझाया कि उदाहरण के लिए भले ही वे भागकर बच सकते थे, उन्हें अपनी जान की कीमत पर किसी और की मदद करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, चाहे वह कोई भी हो। यहां तक कि वह खुद भी अगर ऐसी स्थिति में होता तो वह जीवित रहने के लिए जो भी करना पड़ता वह करता, ये जोर देते हुए कि उन्हें कभी भी किसी और के लिए खुद को बलिदान करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगले दिन सूरज उगा और सभी जाने के लिए तैयार हो गए। कांग ने मिंजून को एक हथियार के रूप में अपना बैट देने का फैसला किया। ये देखकर येना डर गई क्योंकि हथियार डरावना लग रहा था। कांग ने समझाया कि यह केवल संक्रमितों से निपटने के लिए ही नहीं बल्कि बुरे लोगों को डराने के लिए भी था, क्योंकि ऐसा कुछ पास होना अच्छा था। उसने यह भी कहा कि इसे बस हाथ में पकड़कर रखने से दूसरे इंसान उन पर हमला करने से पहले एक बार सोचेंगे। इस तरह का हथियार होने से दूसरों के लिए उनसे उलझना मुश्किल हो जाता था। इसके अलावा जैसा कि वे पहले से ही जानते थे, इन्फेक्टेड उन पर हमला करेंगे और उन्हें मारने की कोशिश करेंगे, तो काउंटर अटैक करते समय उन्हें अपना बेस्ट देना है। वह नुकीला बैट इन्फेक्टेड्स के दिल या दिमाग को छेद सकता था अगर उसे पर्याप्त तरीके से घुमाया जाए। मिंजून को बैट प्रभावशाली लगा। अब जब सब कुछ तैयार था तो उन्होंने निकल पड़ने का फैसला किया। दिन का समय था और तीनों कंग के अपार्टमेंट से निकलकर सड़कों पर चलने लगे। मिंजून को एक संदेह था। उसे नहीं पता था कि क्या एक इन्फेक्टेड को मारना उसके लिए ठीक होगा, क्योंकि वे भी आम लोग थे और उनके भी परिवार थे। वे खुद की मर्जी से हमला नहीं कर रहे थे। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उन्हें मारकर वह भी एक हत्यारा बन जाएगा, और क्या होगा अगर देश की न्याय प्रणाली अभी भी बरकरार होगी, तो क्या बाद में मुझ पर इसके लिए एक्शंस ले जाएंगे। जब मिंजून विचलित था, कांग ने उसका नाम लिया और उसका ध्यान खींचा। यह देखकर कि वह बेकार के विचारों और चिंताओं में था, उसने मिंजून को ऐसे विचारों को छोड़ देने के लिए कहा। उसने साफ किया कि यह जीवन या मृत्यु का मामला है। अगर वह जिंदा रहना चाहता है तो उसे सतर्क रहना होगा। यदि वह हिचकिचाएगा तो वह तुरंत मारा जाएगा। मिंजून ने उसकी बात सुनी और कहा कि मैं तुम्हारी बात समझ गया। उसी टाइम एक डरे हुए अंदाज में येना ने उनका ध्यान खींचा और दूसरे रास्ते से जाने का सुझाव दिया, क्योंकि उसे लगा कि वहां बहुत सारे इफेक्ट्स होंगे। कैंग कंफ्यूज्ड था क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसे यह कैसे पता चला। येना ने बताया कि वह किसी तरह गंध से इसे महसूस कर सकती है, यह समझाते हुए कि जब कोई इन्फेक्टेड पास होता है तो वह उसे सूंघ सकती है और उसे इस रास्ते में विशेष रूप से तेज गंध आ रही है। कांग यह देखकर सदमे में था कि वह महसूस कर सकती थी कि इन्फेक्टेड कहां थे, लेकिन येना ने स्पष्ट किया कि वह सटीक स्थान का पता नहीं लगा सकती। यह एक भावना से अधिक था। उसने समझाया कि यह 100% सुनिश्चित नहीं था कि वे हमेशा इन्फेक्टेड हो, क्योंकि कभी कभी यह सिर्फ एक मानव शव होता है और अगर वहां एक या दो इन्फेक्टेड ना हो तो उनका पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और उसे वास्तव में तब तक पता नहीं चलता था जब तक वे बहुत करीब ना हो। मिंजून कुछ हैरान था, लेकिन फिर उसे याद आया कि पहले भी कई बार येना गंध के प्रति असामान्य रूप से सेंसिटिव रही थी। कैंग ने आगे जाकर देखने का फैसला किया और कोने पर मुड़ते ही उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसने देखा सड़क इन्फेक्टेड से भरी हुई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि येना सच में संक्रमितों को महसूस कर सकती थी। कैंग येना और मिंजून के पास लौट आया। ये बताया कि येना सही थी, वे इस रास्ते से नहीं जा सकते थे। इस रास्ते से जाना मानो आत्महत्या करना। तभी मिंजून का ध्यान किसी चीज ने खींचा। उसने कैंग से ऊपर देखने के लिए कहा। इमारतों में से एक की छत पर एक इन्फेक्टेड सैनिक था। यह देखकर कैंग सदमे में आ गया। उसने भागना शुरू कर दिया और उन्हें अपने पीछे आने के लिए कहा। कुछ ही मिनटों बाद वे एक इमारत में प्रवेश कर गए जहां कोई इन्फेक्टेड नहीं था और सीढ़ियों से ऊपर चले गए। येना कंफ्यूज थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि वे यहां क्यों आए हैं। फिर दूरबीन का उपयोग करते हुए कैंग ने खिड़की से देखना शुरू कर दिया। उसने देखा वह कम से कम 3 सैनिक हैं। वे सभी इन्फेक्टेड हैं, लेकिन एक इन्फेक्टेड सैनिक के पास एक राइफल है। मिंजून कंफ्यूज था क्योंकि उसे नहीं पता था कि क्या कैंग उस राइफल को लेने की सोच रहा था, और उसे आश्चर्य हुआ कि क्या सच में कैंग उस राइफल को चुराने के बारे में सोच रहा है। क्या उन्हें इसे बस छोड़ नहीं देना चाहिए? कैंग ने कहा कि अगर 3 से अधिक संक्रमित है तो उनके लिए उनको हराना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा उसे ये भी नहीं पता कि उस राइफल में कोई गोली है कि नहीं। तभी मिंजुन ने कहा, भले ही वे राइफल लेने में कामयाब हो जाएं, इसे फायर करने से बहुत तेज आवाज होगी और सभी इन्फेक्टेड अट्रैक्ट होंगे, और इसके अलावा उन्हें यह भी नहीं पता था कि इसका उपयोग कैसे करना है।
कांग ने कहा कि वह इसका उपयोग करना जानता है और कहा कि उन्हें उस राइफल की जरूरत है, इसीलिए वे इसको लेने के लिए जाएंगे। येना को लगा कि मिंजून की बात सही थी। उसने चौंकते हुए पूछा कि कांग इतनी छोटी जगह में 3 ज़ॉम्बी से निपटने की योजना कैसे बना रहा है। उसने यह भी कहा कि वे राइफल कैसे प्राप्त करेंगे क्योंकि यह सैनिक के कंधे पर लटकी हुई है, जिसका मतलब है कि उन्हें इसे लेने के लिए ज़ॉम्बी को मारना होगा। मिंजून को कुछ चिंता हुई। उसे अपनी गेमिंग नाइट्स याद आने लगीं, जब वह सारी सारी रात ज़ॉम्बीज वाला गेम खेला करता था और अपनी गन से उन्हें मारा करता था। चिंता की एक लगातार भावना उसके दिमाग में बनी रही। वह जानता था कि किसी दिन उन्हें उस राइफल की सख्त जरूरत होगी। एक पल की भी हिचकिचाहट के बिना उसने कांग के साथ सहमति जताई और फैसला किया कि राइफल लेने के लिए जाना अच्छा है। येना कंफ्यूज्ड थी। उसने कहा कि क्या मिंजून का दिमाग खराब हो गया है। उसने पूछा कि उन्होंने उन ज़ॉम्बी से निपटने की योजना कैसे बनाई। उसे पता था कि बस वहां पहुंचना ही काफी मुश्किल है। कांग ने मिंजून के साथ जाने का फैसला किया और येना को वहीं छिपने के लिए कहा जहां वह अभी है। येना ने आह भरी, लेकिन फिर मदद करने को कहा, यह पूछते हुए कि वह क्या कर सकती है। कांग ने समझाया कि जगह बहुत छोटी है और अगर तीनों जाते हैं तो यह और खतरनाक हो जाएगा। उसने येना से कहा कि उसके लिए छिपे रहना बेहतर है और उसे अपने बैकपैक देखने का काम दिया। फिर कांग और मिंजून निकले और ज़ॉम्बी सैनिकों वाली इमारत की ओर बढ़े। लकीली इस एरिया में ज्यादा ज़ॉम्बी नहीं थे और वे बिना किसी आवाज के बचते बचाते सीढ़ियों तक पहुंच गए। कांग ने मिंजून से कहा कि चढ़ते समय रेलिंग पकड़ ले। उसने फिर पूछा कि क्या मिंजून ज़ॉम्बी से नहीं डरता, क्योंकि वह बिना हिचकिचाहट के आगे बढ़ रहा है। मिंजून ने जवाब देते हुए कहा कि वह केवल थोड़ा नर्वस है। सीढ़ियों का उपयोग करते हुए वे छत पर पहुंच गए जहां 3 ज़ॉम्बी सैनिक थे। कांग ने झांका और ज़ॉम्बी को छत पर घूमते देखा। उम्मीद के मुताबिक वहां केवल 3 ज़ॉम्बी सैनिक थे, लेकिन वे एक साथ झुंड में थे, जिससे उन्हें मारना बहुत मुश्किल होने वाला था। मिंजून को येना की बात याद आई कि कांग चाकू फेंकने में अच्छा था और उसने पूछा कि क्या वह उनका उपयोग करने की योजना बना रहा है। कांग ने फिर बताया कि एक फेंका हुआ चाकू एक ज़ॉम्बी को मारने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसने कहा कि उन्हें 10 सेकंड के अंदर तीनों ज़ॉम्बी को मारना है। यह सुनकर मिंजून सदमे में आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे 10 सेकंड में 3 ज़ॉम्बी को कैसे मार सकते हैं। कांग अकेले ऐसा नहीं कर सकता था और उसे मिंजून की मदद की जरूरत थी। उसने अपनी योजना समझाई। वह पहले सबसे पास वाले पर हमला करेगा, फिर दूसरे 2 उस पर आएंगे और उसी समय मिंजून को बैट से एक को मारना है। यह सुनकर मिंजून चिंतित महसूस कर रहा था। यह अस्पष्ट था कि अगर कुछ गलत हुआ तो क्या होगा। कांग ने उसे कहा कि चाहे कुछ भी हो, उसे एक को मार गिराने पर ध्यान देना है और खुद को काटने नहीं देना है। उसने पूछा कि क्या वह यह कर सकता है। फिर मिंजून ने जमीन की ओर देखा। वह कंफ्यूज्ड था और उसे क्या कहना है यह नहीं पता था। कांग उसकी हिचकिचाहट को समझ गया और उसे याद दिलाया कि सबसे पहले जीवित रहना है। वे जीवित रहने के लिए जो भी करना पड़े वह करेंगे। मिंजून की आंखें दृढ़ संकल्प से चमकने लगीं। उसने पहले की छत की घटना से समझा कि ये चीजें अब इंसान नहीं थीं। जब ज़ॉम्बी विचलित थे, कांग एक बक्से पर चढ़ गया। जब उसने छत पर छलांग लगाई और उतरा तो ज़ॉम्बी चीखे और उस पर टूट पड़े। कांग ने अपनी छोटी चाकू निकाली, यह जानते हुए कि उसे उन्हें मारने के लिए तुरंत एक जानलेवा वार करना होगा। लेकिन जैसे ही उसने झपट्टा मारा, पहला ज़ॉम्बी ठोकर खाकर गिर गया, जिससे वह थोड़ा भटक गया। उसे पता था कि उसे कम से कम एक को जल्दी से मार गिराना है। तभी एक और ज़ॉम्बी ने झपट्टा मारा, लेकिन कांग तेज था और उसने उसकी गर्दन पर वार किया। हालांकि कट गहरा नहीं था। राइफल ले जाने वाले ज़ॉम्बी ने कांग को पकड़ लिया। कांग ने चिल्लाकर मिंजून को इशारा किया। मिंजून बैट के साथ आया और उसने उस ज़ॉम्बी को जोर से मारा जिसे कांग ने अभी अभी घायल किया था। भले ही वार ठोस था, पर ज़ॉम्बी मरा नहीं था। वह मिंजून पर हमला करने लगा, जिससे वह घबरा गया। कांग को विश्वास नहीं हो रहा था कि ज़ॉम्बी इस वार से नहीं मरा था। इसके तुरंत बाद वह उस पर हमला करने लगा। जैसे ही कांग राइफल ले जाने वाले ज़ॉम्बी को काटने से रोकने के लिए संघर्ष कर रहा था, उसे एहसास हुआ कि उन्हें पहले इसे खत्म करना होगा। एक पल की भी हिचकिचाहट के बिना उसने अपनी चाकू ज़ॉम्बी के गले में घोंप दी। उसका भारी शरीर कांग के ऊपर गिर गया, जिससे उसकी चाकू गिर गई। कांग घबरा गया। तीसरा ज़ॉम्बी हमला करने वाला था। एक ज़ॉम्बी मिंजून पर हमला कर रहा था और दूसरा कांग पर आ रहा था। इस बिंदु पर कांग केवल प्रार्थना कर सकता था। अब जब राइफल ले जाने वाला ज़ॉम्बी मर चुका था, कांग ने हथियार पकड़ा और एक राउंड चैम्बर करने के लिए फंबल किया, यह प्रार्थना करते हुए कि उसमें कम से कम 2 गोलियां हों। उसने ज़ॉम्बी को सिर में गोली मार दी, उसे तुरंत मार डाला। इस बीच मिंजून ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता था। उस पर हमला करने वाला ज़ॉम्बी बहुत मजबूत था। कांग ने बचे ज़ॉम्बी पर राइफल का निशाना साधा और मिंजून को बहादुर होने के लिए सराहा।
उसने एक नौसिखिया होने के बावजूद ये खुलासा करते हुए कहा कि यह तो बस शुरुआत थी। कांग ने फायर किया। उसी समय येना, जो बैकपैक देख रही थी, उसने 2 गोलियों की बहरा कर देने वाली आवाज सुनी। वह खड़ी हुई और दूरबीन का उपयोग करते हुए मिंजून और कांग को देखने लगी। उसने उन दोनों को छत पर खड़े देखा और उन्हें सुरक्षित देखकर राहत महसूस की। मिंजून ने ज्यादा मदद न करने के लिए माफी मांगी, लेकिन कांग असहमत था, यह कहते हुए कि मिंजून ने एक को विचलित करके उसे बचाया था। उसने आगे कहा कि उन्हें बाद में ठीक से निशाना साधना चाहिए। मिंजून को कांग का निशाना अविश्वसनीय लगा। उसने पूछा कि क्या कांग ने पहले इसका अभ्यास किया था। कांग ने जवाब दिया, जब मैं 12 साल का था तब केवल कुछ बार। आगे कहते हुए कि यह पहली बार था जब उसने बाएं हाथ से गोली चलाई थी। यह भाग्यशाली था कि उसने मिंजून को नहीं मारा था। कांग ने यह जांचने के लिए राइफल से मैगजीन निकाली कि कितनी गोलियां बची थीं। जब वह गिन रहा था, मिंजून खोए हुए भाव से जमीन की ओर घूर रहा था। गोलियों की आवाज के कारण और अधिक जंबी पास आ रहे थे। कांग जानता था कि उन्हें जल्दी करनी होगी और मिंजून से मृत सैनिकों के शरीर में और गोला बारूद की जांच करने के लिए कहा। कई मिनट बीत गए। येना दूरबीन से देखती रही, यह सोचकर कि मिंजून और कांग अभी तक नीचे क्यों नहीं आए थे, क्योंकि उसने उन्हें कुछ समय से नहीं देखा था। उसने नीचे जाकर उनका इंतजार करने का फैसला किया, लेकिन तभी उसे गर्जना की आवाजें सुनाई देने लगीं। जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसने ज़ॉम्बी को उस इमारत के पास इकट्ठा होते देखा जहां मिंजून और कांग थे। वह जानती थी कि वह अब नीचे नहीं जा सकती। उसे यकीन नहीं था कि उसे वहीं इंतजार करना है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे नहीं पता था कि वे वापस आ पाएंगे या नहीं। तभी येना का ध्यान एक ज़ॉम्बी पर गया जो सीधे येना की ओर घूर रहा था। जब उसने येना को देखा तो ज़ॉम्बी मुस्कुराने लगा। येना की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। येना नीचे झुककर बैठ गई।